आप सभी का यूट्यूब के क्लास में और प्यारे बच्चों बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे। और क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूं? मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ रहा हूं? यस, वी आर लाइव नाउ बच्चे, ठीक है ना? तो हम लोग लाइव आ चुके हैं और मेरे सामने बैठे हैं बिहार के वो सभी होनहार बच्चे, बिहार के वो सभी मेहनती बच्चे जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 का। तो प्यारे बच्चों, क्या सब लोग ठीक है, अच्छे हैं? सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक बहुत उम्मीद के साथ, बहुत आशा के साथ इस क्लास में जुड़े हैं कि सर हमें इस क्लास में ये बताएंगे कि बायोलॉजी को हम लोग कैसे मजबूत करें, बायोलॉजी में 2 अंक के प्रश्नों को हम कैसे याद करें, बायोलॉजी में 5 अंक के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएं, कैसे समझें, कैसे याद करें। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। और जैसा कि थंबनेल से ये स्पष्ट हो चुका होगा कि हम लोग बिहार मैट्रिक 2000 बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और एग्जाम स्पेशल ये हमारा क्लास है, यानी इस क्लास का जो मेन मोटो है, जो मेन हमारा फोकस है, वो हमारा बोर्ड एग्जाम में है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आज देखने का हमारा मकसद है। बच्चों, टोटल बायोलॉजी से कितने अंक पूछे जाएंगे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो 13 होने चाहिए, हमने 14 लिख दिया, एक कम होता है ना। 13 होने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 5 नंबर का बायोलॉजी में फर्स्ट ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो ये 14 नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी। 14 नहीं होगा। बायोलॉजी में कितने अंक होते हैं? तो बच्चों 13 अंक होते हैं, 13 अंक टोटल होते हैं। फुल बायोलॉजी हम लोग देखेंगे। बच्चों, इस सेशन को शुरू करें तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उसके बाद एक प्यारा सा मोटिवेशन है। यदि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो यकीन मानिए कि आप कर सकते हो। अर्थात बच्चों, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं, ऐसा गांधी जी का कहना है। इसीलिए बच्चों, हमें जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, जीवन में हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। तो बताइए, आप सभी लोग अपने रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अगर अच्छा ही सोचना चाहिए जीवन में, तो आप सभी लोग अपने रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं? सर, रिजल्ट के बारे में आपको मिनिमम हमेशा बच्चों 450 प्लस का सोचिए। अगर बच्चों तैयारी में थोड़ी सी चूक रह जाएगी तो थोड़ा सा कम होगा, है ना? रिजल्ट के बारे में अच्छा सोचिए। और आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को, मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है आज का। तो आप सभी लोग इसे अपने दोस्तों में, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होता है वहां पर आप शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, अपने अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, ताकि जो भी भाई बहन आपका नोटिफिकेशन जिनके पास नहीं पहुंचा है वो सभी यहाँ पर जुड़ पाए। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए बहुत स्पीड में, प्यारा सा एकदम आग लगा दीजिए सब लोग स्पीड में शेयर करके, है ना? 1 सेकंड रुकिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो आप लोगों ने, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता होगा, आप सभी लोग अपने मित्र से, अपने दोस्त से मिले होंगे। मेरे विद्यार्थी जी कहते हैं कि दिशा ऑनलाइन टेस्ट, दिशा ऑनलाइन टेस्ट आपका अपना दोस्त, जो आप लोग पिछले वर्ष ही देख चुके होंगे बहुत सारे बच्चे। कल कितने बच्चों ने इस पर टेस्ट दिया था मुझे बताओ जल्दी जल्दी से। आपका रैंकिंग क्या था? अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो आपका रैंक कितना था मुझे बताना। अगर आपने टेस्ट दिया था तो क्या रैंक था आपका? जैसा कि आपको पता था कि कल लाइव टेस्ट हुआ था और बिहार के बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 1 घंटे के अंदर फटाफट डाउनलोड कर लिया, उन लोगों ने टेस्ट दिया था। बच्चों, जिन्होंने डाउनलोड कर लिया था उन्होंने टेस्ट दिया था। आपका रैंक कितना था बताओ। सर, आज कितना बजे टेस्ट है मैं बता देता हूँ। गुरुदेव, एक बच्चा कह रहा सर मेरा तो 1 रैंक था। अच्छा जी, बधाई हो आपको। मेरा रैंक 3 था गुरुदेव, 1205 था, 144 था। एक विद्यार्थी जी 11,000 कह रहा है। 11,000 रैंक था तो वो अच्छा रैंक नहीं था। आपको मेहनत करनी चाहिए। और ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए बच्चों। ये टेस्ट एप्लीकेशन आ गया है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लाइव क्लास में मैं जब आ रहा था उस समय आप लोग के एप्लीकेशन के पूरे पूरे विद्यार्थी जी 100 के आप लोग के डाउनलोड्स पूरे हो गए।
100 के डाउनलोड्स पूरे हो गए। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस टेस्ट एप्लीकेशन को 1 लाख प्यारे बच्चों ने कल से लेकर आज तक में डाउनलोड किया है। पुनः मात्र 24 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा 1 लाख बच्चों ने डाउनलोड किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सारे बच्चों ने पहले ही डाउनलोड किया था, बहुत सारा नहीं तो और ज़्यादा होता डाउनलोड मुझे लगता है। तो बच्चों किस सेक्शन में आकर के लाइव टेस्ट देना है आज आपको? आज भी आप लोगों का टेस्ट होगा क्लास के बाद बच्चों। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बताइए किस सेक्शन में आकर के आपको लाइव टेस्ट देना है? आज भी आपका टेस्ट होने वाला है लाइव टेस्ट। आज आपका लाइव टेस्ट कितने बजे है? तो आप लोगों ने बताया था गुरुजी लाइव टेस्ट होना चाहिए, आज रात में है, कल से मैं टेस्ट को दिन में कर दूंगा। और बच्चों टेस्ट देने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपको लगेगा बच्चों कि भाई हम टेस्ट दे रहे हैं, है ना? तो बताइए, तो बच्चों कितने बजे टेस्ट होगा आज? तो बच्चों लाइव 9:30 बजे। और कितने नंबर पे आना है? पहला क्विज है, दूसरा टेस्ट सीरीज है, तीसरा लाइव टेस्ट है। मेरे बच्चों मैं एक पोल करता हूँ, आप लोग मुझे बताना। एक पोल करता हूँ कि बच्चों मेरे बच्चे, है ना, ऐप कैसा है? ठीक है ना, ऐप कैसा है मैंने पूछा है। ये मेरे विद्यार्थी जी, ऐप जो बनाया गया है ये ऐप कैसा है? तो आपको स्टार करना है बच्चों, ना। ऐप कैसा है मेरे बच्चे? पहला पहला अगर आपको दिया गया है बच्चों, मैं 1 देता हूँ पहला, ताकि ऐसा नहीं कि भाई ऊपर में, है ना, 1 नहीं 3 देता हूँ, 1 नहीं देता हूँ ना, 4 देता हूँ, और 5 तीसरा में देता हूँ। मैंने 3 बच्चों मैंने 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको रेट करना है, आपको रेटिंग देना है एप्लीकेशन कैसा है। अगर बच्चों थोड़ा सा अच्छा है तो आप लोग 3 दबाएंगे, ज़्यादा अच्छा है तो आप लोग 4 दबाइए, बहुत अच्छा है एप्लीकेशन, बहुत अच्छा है तो 5 रेटिंग देंगे। देखते हैं आप लोग कौन सा स्टार देते हैं जल्दी से, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। सर डीपी चेंज करवा दीजिए। अरे कोई बात नहीं है, संस्था की डीपी एक होने से बहुत अच्छा फायदा होता है कि भाई एक डीपी रहने से फायदा होता है। चलो, हाँ बहुत सारे बच्चे तो कुछ देखते नहीं है, ऊपर वाले में दबा रहे हैं, ठीक है ना। 3, 4 और 5 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप मुझे बताओ कितना। बहुत अच्छा है तो 5 रेटिंग करें, थोड़ा अच्छा है 3 रेटिंग करें, ज़्यादा अच्छा है 2 करें, बहुत अच्छा है 5। तो मेरे विद्यार्थी जी मैं देख पा रहा हूँ जो मैं रेटिंग मेरे सामने आया है जस्ट नाउ में 7,000 पोल लगभग हो गया है। और हाँ गुरुजी हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके कोई भी, है ना। चलो बहुत सुंदर, अति सुंदर आप लोगों ने रेटिंग दिया है बच्चों, और अच्छा है। देखो यहाँ पर, क्योंकि बच्चों देखता हूँ मैं कब तक लाइव टेस्ट इसमें मैं ले पाता हूँ, क्योंकि लाइव टेस्ट में बच्चों बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों से वादा किया हूँ कि मैं दोबारा कोई फीस नहीं ले सकता हूँ। देखो इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है, ध्यान देना, क्विज लेने में ज़्यादा इशू नहीं है ना। टेस्ट में भी कोई इशू नहीं है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा बच्चों इशू होता है लाइव टेस्ट में। तो लाइव टेस्ट में बच्चों कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है ना। यानी बच्चों कह सकते हो कॉस्टिंग की मतलब है बच्चों की, कॉस्टिंग का मतलब है यहाँ खर्च बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी हम बच्चों पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम पूरा, जब तक हो बच्चों हम आपसे कोई फीस ना ले, हम आपको पूरा फ्री में टेस्ट दें, ठीक है ना, कोई फीस ना ले, है ना। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। बताओ आज का टाइमिंग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, कितने बजे होने वाला टेस्ट? आज लाइव टेस्ट दिशा ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर कितने बजे होने वाला है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 9:30 बजे। तो क्लास होने के बाद आप लोग तैयार रहिएगा 9:30 बजे। हाँ पिछले सेशन में ना कुछ क्वेश्चन गलत रह गया था, तो हम प्रयास करेंगे कि गलत नहीं हो बच्चों, ठीक है ना। वो बहुत स्पीड स्पीड में हो गया था, गलत हो गया था। गलत नहीं होगा हम उम्मीद करते हैं। तो बच्चों चलिए आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर लीजिए और हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे एग्जाम में लघु प्रश्न की बात करें तो कितने सवाल पूछे जाएंगे और कितने का उत्तर हमें देना है? तो सवाल बच्चों हमें उत्तर देना है 8 में 4 का, पता है आपको, 8 में 4 का उत्तर देना है। अगर हम लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग की बात करें, जैसे हम लोग हिंदी में दीर्घ कहते हैं, कितने पूछे जाएंगे, कितने का उत्तर देना है?
तो 2 में 1 का उत्तर देना है। आपको बहुत अच्छे से पता है ये अक्सर बच्चों कोई ना कोई फिगर होता है। बायोलॉजी में ये कोई ना कोई फिगर होता है और ये बच्चों अधिकांश में देखते हैं कोई ना कोई परिभाषा ही पूछा जाता है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले दीर्घ की ही बात कर लेते हैं। आप बताइए कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि बायोलॉजी में मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। तो दीर्घ में बच्चों बताओ कौन कौन सा सवाल आपको लग रहा है जिसके आने की संभावना है। बताइएगा सब लोग, अपने अपना अंदाजा सबके पास है। आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो आप बताइए कि आपके अनुसार से कौन कौन सा आ सकता है। लिखिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो आने की संभावना है वह है बच्चों मानव का आहार नाल। सबसे पहले लिखिएगा मेरे बच्चे, मानव का आहार नाल। मानव का आहार 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 नाल बच्चों सबसे पहला है मानव का आहार नाल। मैं ऊपर लिख देता हूँ फिगर बच्चों, फिगर लिख देता हूँ FIGURE फिगर। ठीक है ना, फिगर। मानव का आहार नाल आपके आने का बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार नाल या कई बार बच्चों आहार नाल या पूरा का पूरा पाचन तंत्र पूछा जा सकता है। पाचन तंत्र, मानव का आहार नाल या पाचन तंत्र। बच्चों क्या आपको लगता है कि दूसरे चैप्टर में श्वसन यानी कि मनुष्य का फेफड़ा पूछा जाएगा? क्या आपको लगता है कि मनुष्य का फेफड़ा पूछा जाएगा? सोचो सोचो सोचो। सर नहीं लगता है। बताओ आपको लग रहा है क्या फेफड़ा पूछा जाएगा? नंबर तीसरे में चलते हैं तो हार्ट आता है। हार्ट मतलब हमारा दिल। दिल भी पूछा नहीं जाएगा बच्चों। चौथे चैप्टर में उत्सर्जन में आते हैं जहां बच्चों हमारा वृक्क बच्चों, हाँ वहां पर नेफ्रॉन का एक चित्र है बच्चों। नेफ्रॉन का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेफ्रॉन की संभावना बहुत ज्यादा है कि नेफ्रॉन आपसे पूछा जाए। नेफ्रॉन 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 का नामांकित चित्र, नामांकित चित्र, इसकी बहुत संभावना है कि बच्चों नेफ्रॉन पूछा जाए। नंबर तीसरे में चलते हैं। नेफ्रॉन के बाद मेरे बच्चे हम देखें, है ना, ऐसे में चलो हृदय में लिख देता हूँ, है ना, हृदय की बहुत, है ना, हृदय का नामांकित चित्र, हृदय का नामांकित चित्र भी मैं लिख दे रहा हूँ। नामांकित चित्र आपके एप्लीकेशन पर जो शिवांकर भैया हैं उसके द्वारा बनाया गया रखा गया है। कितने बच्चों ने देखा है? जो बिहार के रैंक 1 थे इस बार, शिवांकर भैया, उसका बच्चों वहां पर रखा गया है। सारे जो चित्र हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चित्र हैं, वो शिवांकर भैया का वहां रखा गया है। आप देख देख करके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के एक बार व्हाट्सएप चैनल पर भी मैं डाल दूंगा, है ना। मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर सर कितना खर्चा होता है वो तो मैं एग्जैक्टली पूछ के ही बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता सकूंगा। ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चे चौथे नंबर पर देखें। चौथे नंबर पर अगर हम देखें, चौथे नंबर पर देखें तो कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए बताओ? इसके बाद बच्चों मस्तिष्क का चित्र पूछने की संभावना रहती है। नंबर 4 में मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क का जो चित्र है इसके पूछने की संभावना रहती है, मस्तिष्क का चित्र। नंबर 5 में अगर हम देखें तो बच्चों, है ना, तंत्रिका तंत्र भी मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट अगर है तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र भी अगर मान लीजिए तो इंपॉर्टेंट है। तो और बताओ, कोई और अपने मन से सोच के बताओ कौन सा ऐसा फिगर आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोग भी साल भर से पढ़ रहे हैं। तो कौन सा ऐसा फिगर है जो आपको लग रहा है जिसके आने की संभावना है? मैं एक बार अपने एप्लीकेशन पर जा रहा हूँ और एप्लीकेशन पे जा करके आप लोगों के कोर्स में जा रहा हूँ। आप लोग के कोर्स में जाने के बाद फिर मैं क्रैश कोर्स में, और वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। क्रैश कोर्स के बाद अंदर में लिखा है मेरे बच्चे टॉपर्स। अच्छा फुल बैच में लिखा है। अच्छा फुल में कंटेंट में चलते हैं। अरे लाइव ऑल में टॉपर्स हैंडराइटिंग कहाँ चला गया? गायब हो गया क्या रे? टॉपर्स हैंडराइटिंग कहाँ चला गया? अरे ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया? चलो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, मैं एक बार, मुझे नहीं मिल रहा है, आप लोग को कैसे मिलेगा? सर जनन में, हाँ तंत्रिका तंत्र हो गया। नहीं, जनन वाला फिगर नहीं पूछा जाएगा। जनन में आपका कोई फिगर नहीं पूछा जाएगा। आप सोच के बताओ, मादा जनन नर जनन वाला फिगर नहीं। हाँ पुष्प, पुष्प का चित्र बच्चों, है ना, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का। तो बच्चों वहां पर पुष्प के अनुदैर्ध्य, पुष्प के पुष्प के अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य काट का, है ना, काट का चित्र, ये आपसे पूछा जाएगा कि पुष्प का अनुदैर्ध्य काट जो है उसका चित्र पूछा जा सकता है। और बताओ बच्चों कुछ,
सर गर्भ निरोधक विधि नहीं बच्चों, यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। यहाँ बातें सिर्फ और सिर्फ चित्र की हो रही है, सिर्फ और सिर्फ चित्र की हो रही है कि कौन कौन सा चित्र हमें देखना है। तो फर्स्ट बच्चों याद रखिएगा, पहला पहला मानव का आहार नाल या पाचन तंत्र का फिगर अच्छे से एक बार देख लेना। ऐसे मैं आप व्हाट्सएप पर डाल दूंगा या आप बोलोगे तो एक पीडीएफ बना करके मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर फुल बैच में जाइए। और बच्चों नेफ्रॉन का नामांकित चित्र, बच्चों नेफ्रॉन का, ठीक है, हृदय का नामांकित चित्र जो मैंने पढ़ाया है हृदय का, ठीक है ना। उसके बाद मस्तिष्क का नामांकित चित्र मस्तिष्क का, और तंत्रिका तंत्र का यानी न्यूरॉन का, और मेरे विद्यार्थी जी लास्ट में पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का क्षेत्रफल, है ना, अनुदैर्ध्य काट का चित्र बच्चों। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 फिगर हो गए। आपको 6 में से कितने फिगर आपने पहले से ही बना रखे हैं मुझे बताइए, कि 6 में से कितने फिगर ऐसे हैं जो आप लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखा है। नहीं तैयारी कर रखा है तो मेरे विद्यार्थी जी आज मुझसे वादा कीजिए कि गुरुदेव आप बस एक बार पीडीएफ दे दो, अच्छे से आप अच्छे से पीडीएफ दे दो, हम लोग तैयारी कर लेंगे, है ना। मेरे विद्यार्थी जी, गुरुजी हमारा एक फिगर तैयार है, 5 फिगर तैयार है, नहीं पेंसिल लेकर के बैठ करके फिगर को तैयार कीजिए बच्चों, क्योंकि ये चीज ऐसा है ना, ऐसा है कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़े आगे। ये फिगर आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हम कितने, है ना, हम आपको कितना भी सिखा दें, मेहनत आपको लास्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब मेरे बच्चे इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा आसान होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा आसान होता है। तो शुरू करें बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न बताओ, लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करें, हाँ या ना। तो लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा आसान होता है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्नों में, है ना, टेस्ट वाले ऐप में जो भी इशू है ना वो हम ठीक कर देंगे। सर आज 12 बजे रात तक मिल जाएगा? नहीं, फिगर आप बोलोगे तो हम क्लास से निकल कर फिगर भेज देंगे। मेरे पास फिगर बना हुआ है, मेरे पास बच्चों एक तो आपके शिवांकर भैया का फिगर है जो बिहार के रैंक 1 थे, शिवांकर का फिगर है। नंबर दूसरा, बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं मेरे पास जो टॉपर विद्यार्थी हैं, एक दो लड़कियों के भी, एक टॉपर लड़कियां हैं, उनका भी फिगर उन्होंने जो बनाया अपने हाथ से वो भी है, मैंने जो बनाया खुद से वो भी फिगर है मेरे पास, मेरे बनाया द्वारा फिगर वो भी है। अगर आप बोलोगे चौथा, चौथा मेरे बच्चे एक डायरेक्ट बुक का फिगर आप खींच के बोलोगे तो मैं बुक का भेज सकता हूँ। तो वी हैव 4 ऑप्शन बच्चों, हमारे पास टोटल टोटल 4 ऑप्शन है। आप जिस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे हम आपको बता देंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो शुरू हो रहा है पहला सवाल। आप हर प्रश्न को कोशिश कीजिएगा ये जानने का कि क्या सच में आपको इसका उत्तर पता है या नहीं है। पहला सवाल पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन, कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। बच्चों मैंने आपको सिखाया होगा जैव प्रक्रम के बारे में, जैसे एक घर को अच्छा रखने के लिए घर को साफ करना पड़ता है, घर में कभी कभी सेंट मारना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है, उसी तरह से बच्चों किसी भी जीव के लिए जैव प्रक्रम क्या है। तो बच्चों उसको जिंदा रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए सांस लेना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, यही जैव प्रक्रम है। तो कहते हैं बच्चों कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। बच्चों मैं अगर पूछना चाहूं आपसे, क्या क्या जनन जैव प्रक्रम का हिस्सा है? क्या जनन बच्चों जैव प्रक्रम का हिस्सा है? क्या जीवित रहने के लिए जनन करना जरूरी है? बताओ, रिप्रोडक्शन क्या जरूरी है? नहीं गुरुजी। तो बच्चों हो जाएगा तो दिल बनाकर भेजिए, याद होगा तो। देखो यहाँ पर 1% भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये परिभाषा पता नहीं होगा। वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का मेंटेनेंस होता है, हम उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। हो गया। चलो भैया, सवाल नंबर दूसरा पूछा गया है कि पोषण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी आप जानते होंगे। पोषण बच्चों, पोषण क्या है? पोषण एक ऐसी विधि है, पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें हम खाद्य पदार्थों को या पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं, अगर आपको पता है तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं? सर पोषक तत्व है दाल भात। नहीं बच्चों, दाल भात तो भोजन है, दाल भात को हम क्या कहते हैं? दाल भात हमारा भोजन है।
पर इसके अंदर में पोषक तत्व कौन कौन से हैं? सर कार्बोहाइड्रेट है क्या? हाँ बच्चों, अभी आप ठीक कह रहे हो, कार्बोहाइड्रेट। सर इसके अंदर वसा है क्या? हाँ वसा। सर हमें प्रोटीन मिलता है क्या? हाँ बच्चों प्रोटीन मिलता है। सर हमें विटामिन मिलता है क्या? हाँ विटामिन मिलता है। तो यही सब बच्चों हमारे पोषक तत्व हैं। तो इन्हीं को ग्रहण करना और इनका उपयोग करना बच्चों, ग्रहण करना और उपयोग करना, यही बच्चों हमारा कहलाता है पोषण। तो एग्जाम में हमारा अगर पूछा जाएगा कि पोषण किसे कहते हैं तो कहना वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसको है ना ग्रहण कर उपयोग करता है। सिर्फ ग्रहण नहीं करना है, उसका उपयोग भी करना है। तो ये बच्चों पोषण कहलाता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, सबसे ना सबको पता है कि पोषण दो होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। बच्चों क्या आप बता सकते हैं स्वपोषण में कौन कौन से आते हैं जीव? कौन से ऐसे जीव हैं जो स्वपोषण करते हैं? बताओ कौन सा ऐसा जीव है जो स्वपोषण करते हैं? सर स्वपोषण का मतलब होता है, स्व मतलब खुद से, स्व का अर्थ होता है खुद, और पोषण का अर्थ होता है बच्चों, पोषण का अर्थ होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करना, है ना, पोषक तत्वों को ग्रहण। तो बच्चों जो खुद से ऐसा करे, जो खुद से अपना भोजन बनाए, अर्थात हरे पेड़ पौधे, ये तो स्टार्टिंग में ही आप लोग जानते थे। हरे है ना पौधे जो होते हैं, जितने भी पौधे आप देख रहे हैं, ये सभी पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि मेरे बच्चे स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है ना। मेरे बच्चे देखो 4 सवाल आपको परीक्षा में बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आपके 4 सवाल में से चारों सवाल यहाँ से बन जाएंगे। पूछा गया है मेरे विद्यार्थी जी कि स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है। बच्चों स्वपोषी यहाँ नहीं, यहाँ ये नहीं पूछा है स्वपोषण, यहाँ पूछा है स्वपोषी। मेरे बच्चे जिस जीव में स्वपोषण का गुण होता है, जिस जीव में स्वपोषण का गुण होता है, उस जीव को क्या कहते हैं बताओ? जिस जीव में स्वपोषी वाला गुण है कि भैया हम अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे, यानी हमारे अंदर स्वपोषी वाला ना स्वपोषण वाला गुण है। अगर हमारे अंदर स्वपोषण वाला गुण है तो हम लोग क्या कहलाएंगे? हम कहलाएंगे स्वपोषी। अगर मेरे बच्चे अगर हमारे अंदर बच्चों पर पोषण वाला गुण है कि हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाएंगे, जो पेड़ पौधे होंगे ना उसी को हम खा लेंगे, या कोई भी जीव होगा ना उसी को डायरेक्ट खा लेंगे। तो बच्चों सोचिए, जब हमारे अंदर गुण होगा पर पोषण वाला तो हम लोग क्या कहलाएंगे बच्चों? पर, है ना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पड़ोस में रहने वाला क्या कहलाता है? पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी कहलाता है। पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी कहलाता है। तो स्वपोषण करने वाला जीव क्या कहलाता है? सॉरी, पर पोषण करने वाला जीव क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। अब दोनों में अंतर पूछा गया है, मेरे विद्यार्थी जी जल्दी बताओ। तो कहते हैं ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पौधे हैं और शैवाल हैं, ये स्वपोषी हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। परपोषी में क्या होता है? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप में किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और अन्य जीव। अगर दोनों में अंतर आप लिख पाओगे अपने नन्हे नन्हे हाथों से, अपने बहुत बहुत अच्छे हैंडराइटिंग से, तो मुझे एक बार लिख कर भेजो यस गुरुजी, है ना, यस गुरुजी लिख कर भेजिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे और अपनी नन्ही नन्ही हाथों से अच्छे से आंसर बना पाएंगे तो यस गुरुजी लिख कर भेजिए कमेंट बॉक्स में, यस गुरुदेव, यस यस यस। ठीक है ना। और आंसर जब भी लिखोगे ना तो हैंड राइटिंग पर फोकस करना, बड़ा अच्छा होना चाहिए। आपकी जो हैंड राइटिंग है वो एकदम लाजवाब होनी चाहिए, देखने के बाद टीचर महोदय बोले वाओ। अगला सवाल आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और इसके लिए एक समीकरण बताइए। ठीक है ना बच्चों, आज सारे उत्तर मेरे अपने भाषा में लिखा गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप मुझे बताइए क्या आप समझते हैं ना, आप जानते हैं ना प्रकाश संश्लेषण क्या है? गुरुजी मुझे तो पता है कि प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं, बस एक पेड़ पौधा, ध्यान देना जितने भी पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, आपको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ध्यान देना बच्चों, इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं।
अब यहाँ पर हमारा सूर्य होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है भाई, यहाँ हमारा सूर्य होता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ हमारा सूर्य होता है। तो जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना, वो सूर्य से क्या लेते हैं बताओ, सूर्य से क्या लेते हैं गुरुदेव, सूर्य से लेते हैं सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का लेते हैं प्रकाश। बच्चों वातावरण से क्या लेते हैं बताना, वातावरण से क्या लेते हैं, CO2 गैस, क्या लेते हैं बच्चों, CO2 गैस लेते हैं। और बच्चों जमीन से, जमीन के अंदर से क्या खींचते हैं सर, जमीन के अंदर से जल लेते हैं, जल और बहुत सारे मिनरल्स भी लेते हैं, खनिज लवण, इसको लेकर के बच्चों। और यहाँ इनके पत्तियों में क्या होता है, इनके पत्तियों में एक स्थान होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में बच्चों इन सबको लेकर के, इन सबको लेकर के क्लोरोप्लास्ट में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, यहाँ अपना भोजन बनाते हैं। और बच्चों इसी प्रोसेस को, यही भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, इसी भोजन बनाने के इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा मुझे सर, इस पूरी प्रक्रिया को ही कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अर्थात मेरे बच्चे प्रकाश संश्लेषण बच्चों कुछ नहीं है, हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। समझ गए बताओ, हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। आइए बच्चों, हमने कितना प्यार से लिखा है, मैं जो कह रहा हूं वही बातों को मैंने लिख दिया है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रकाश प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 एवं भूमि से खनिज लवण एवं जल ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं। इसका समीकरण पूछा गया है, तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि बच्चों 6CO2 12H2O और ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल से बना बच्चों C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, क्योंकि भोजन जो है वो ग्लूकोज ही है। और प्लस में ऑक्सीजन छूटेगा और जल छूटेगा। तो बच्चों क्या आप लोगों से हो जाएगा, तो यस गुरुजी लिख करके भेजिए कि सर बहुत अच्छे से मैं इस प्रश्न को बना सकता हूं। सर आज किस सब्जेक्ट का टेस्ट है, आज भी तीनों मिला है ना, आज भी तीनों है, मैथ है, साइंस है और SST, तीनों मिलकर टेस्ट होगा। अगर आपसे हो पाएगा तो एक बार प्यारा सा बच्चों यस गुरुजी लिख करके भेजिए, यस गुरुजी सवाल हो जाएगा बहुत अच्छे से। बस आप लोग थोड़ा सा समीकरण पे प्रैक्टिस कर लेना, एक बार दो बार तीन बार लिख करके समीकरण को प्रैक्टिस कर लेना, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है। यस तो आगे बढ़े बच्चों, अगले सवाल पर चले। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है हो जाएगा। बच्चों अगला सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ के नाम बताइए। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए। पहला बच्चों आपका जो पौधा है उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, पर्णहरित, अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तो होना चाहिए, जल खनिज लवण होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ है क्या आप लिख देंगे। हाँ, ये कम से कम ये इतना हल्का सवाल है कि सब बच्चों को याद रहता है। सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। सजीव के मुख्य है ना, सजीव के मुख्य लक्षण क्या है। मान लीजिए कि अगर मैं कह रहा हूं, अगर मान लो कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण बताइए मेरे बच्चे। मान लो कि मेरे पास क्या है, हाँ मेरे पास एक ढक्कन है, मेरे पास एक ढक्कन है और ये ढक्कन कह रहा है कि मैं सजीव हूं। तो आप कैसे पता करोगे कि ये सजीव है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं बच्चों, बताओ कोई 2 गुण बताओ, सजीव के अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए। सर इस धरती पर अगर कोई भी सजीव है, अगर कोई भी सजीव है तो नंबर 1 सबसे पहले उसमें थोड़ा ना थोड़ा वृद्धि जरूर होगा, वृद्धि। बच्चों अगर सजीव है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। अब बच्चों कोई निर्जीव चीज है, ये माउस आप देख रहे हो, ये माउस अभी भी ऐसा है, कुछ दिन बाद भी माउस ऐसा ही होगा, पर जो सजीव होगा ना कुछ तो परिवर्तन बेचारे में होगा। नंबर दूसरा बच्चों, जो सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं मेरे बच्चे, उसे पोषण भी चाहिए, वो पोषण भी करेगा, वो पोषण करेगा, यानी बच्चों उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए खाना, कुछ ना कुछ तो चाहिए। नंबर तीसरा बताओ सर, अगर कोई सजीव है तो वो श्वसन तो अवश्य करेगा, यानी कोई एक ऐसा इस धरती पर मेरे बच्चे है ना, कोई एक ऐसा सजीव का नाम बता दीजिए जो जो मेरे विद्यार्थी जी जो श्वसन नहीं करता हो, जो
जो श्वास नहीं लेता हो, ऐसा कोई नहीं है। तो आप देख रहे हो ना, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लिख सकते हो मेरे बच्चे। यहाँ 4 लक्षण पूछा है, 4 लक्षण में पहला है चलन या गति, उसमें गति देखने को मिलेगा। अब कई ना कई में इतना कम गति होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। श्वसन करेगा बच्चों, प्रजनन होता है ना, वृद्धि, जिसको आपने फर्स्ट में ही कहा था, वृद्धि एवं विकास। तो ये 4 चीजें हैं जो सजीव के लक्षण हैं। हो गया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। गुरुजी आराम से गर्दा उड़ा देंगे। आप लोग का एक ठो कमेंट बहुत वायरल हो रहा है, GUD गर्दा उड़ा देंगे। अगला सवाल हमारे पास आता है 7वें नंबर में। मेरे विद्यार्थी जी, क्वेश्चन 7वां बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? बच्चों जो है, कोई वस्तु बच्चों सजीव है, मान लो वस्तु नहीं मान के चलो, या कोई जीव मान लो, कुछ भी मान लो, वस्तु ही मान लेते हैं। कोई वस्तु मेरे बच्चे सजीव है, कोई कह रहा है कि भाई हम सजीव हैं, तो हम कैसे जानेंगे ये सजीव है? उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा दिया गया है। अगर कोई वस्तु सजीव है, इसका क्या मापदंड है आपके पास? आप कैसे पहचानेंगे सजीव है? मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, आप बताओ मुझे कि कोई वस्तु सजीव है, आप कैसे पहचानोगे? सर मैं कहूंगा उसको तुम खाना खा के दिखाओ मैं कहूंगा उसको तुम सांस लेकर दिखाओ, मैं कहूंगा उसको तुम चल के दिखाओ, ठीक है ना? तो बच्चों आप बताओ कि अगर कोई वस्तु सजीव है तो उसका तुम पहचान कैसे करोगे? लिखकर भेजो। सर क्या आप गुरुजी को पहचानते हो, खान सर को? हाँ बच्चों, क्यों नहीं पहचानेंगे, शिक्षक हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, हमारे भी शिक्षक हैं। हाँ पोषण रहेंगे, हाँ हंसो मत, है ना? आप लोग हंस रहे हो, गुरुजी क्या क्या बोलना पड़ेगा, ध्यान दो। अगर कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण के लिए हम लोग किस किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? तो मैंने बच्चों लिखा है आप लोग के लिए, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि कोई वस्तु सजीव है तो उसमें, है ना, उसमें सजीवों के लक्षण होंगे। कहते हैं ना, अगर राजा है तो राजा वाली गुण तो होनी चाहिए ना। राजा होकर के बच्चों अगर आप मतलब कि गुण नहीं है आपके अंदर तो कैसे होगा? कहते हैं कि यदि कोई वस्तु सजीव है तो उसके अंदर सजीवों के लक्षण होने चाहिए। जैसे उसमें पोषण होना चाहिए, खा के दिखाओ, उसमें वृद्धि हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, जनन हो, ये सब होना चाहिए। तो बच्चों हो जाएगा, तो GUD लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, गर्दा उड़ा देंगे गुरुजी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ 4 क्वेश्चन ही हमें बोर्ड एग्जाम में बनाने हैं। तो सजीवों के लक्षण आपने देखा, कैसे बताएंगे हम। अगला है ना मेरे विद्यार्थी जी, अगला सवाल पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है, पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप मुझे बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री है, उसे पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पहला कच्ची सामग्री है सूर्य का प्रकाश। ये कहाँ से प्राप्त करेंगे? सूर्य का प्रकाश है सबसे पहले, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? सर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं सूर्य से, तो पहला लिख देंगे भैया, सूर्य का प्रकाश सूर्य से। CO2 कहाँ से बोलो? CO2 कहाँ से? सर CO2 मेरे बच्चे वातावरण से। CO2 वायुमंडल से लिख सकते हैं या वातावरण से। अब मुझे बताओ जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? जल, है ना, जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? जल कहाँ से? पता है आपको, टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 वातावरण से, जल जड़ द्वारा, मिट्टी से तथा प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करते हैं। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल विद्यमान रहता है। बच्चों 3 चीजें जो हैं बाहर से लाना पड़ता है, एक चीज उनके घर में रहता है। बताओ उनके घर में क्या रहता है? उनके घर में क्या रहता है? सर उनके घर में क्लोरोफिल रहता है ना? तो मेरे बच्चे ये सवाल भी हो जाएगा, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी है ना अगली बार नहीं बच्चों, मैं राजनीतिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कभी नहीं। अपने गुरुजी को कभी राजनीतिक बनने मत दीजिए, हम लोग राजनीतिक में कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं। हो गया ना? चलो प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे। 9वां नंबर सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के, है ना, 9वां नंबर सवाल पूछा गया है कि बच्चों मनुष्य के कितने, है ना, कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम बताइए और उसके काम बताइए, है ना, कार्य बताइए। आप मुझे बताओ कि हम लोगों के जो 32 दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? किसी को याद है?
बताओ दांत कितने प्रकार के होते हैं? हमारे बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, भैया बताओ कि दांत के प्रकार बताओ। क्या बोलोगे? सर मुझे पता है कि 4 तरह का दांत होता है ना? है ना, बोलो। है ना, एक होता है बच्चों, है ना, कर्तनक, कर्तनक। और दूसरा क्या होता है ना, भेदक, है ना, भेदक। और बताओ कौन कौन सा होता है? एक तो मुझे याद आ रहा है बच्चों, कर्तनक है, दूसरा है भेदक है, फिर है अग्र चवर्णक, है ना, अग्र चवर्णक, चवर्णक, और चौथा है बच्चों चवर्णक, चवर्णक। तो बच्चों 4 तरह का दांत होता है। एक होता है कर्तनक, है ना, एक होता है बच्चों कर्तनक, एक होता है भेदक, एक होता है अग्र चवर्णक, एक होता है चवर्णक। तो कितने ऐसे मेरे प्यारे बच्चे हैं जिनका ये वाला दांत हुआ है? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, ठीक है ना? चवर्णक दांत किसका किसका हुआ है? हाथ उठाओ, है ना। चवर्णक दांत किसका किसका हुआ है बताइए? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमारा नहीं हुआ है। एक बच्चा कह रहा है इनामिल। अबे इनामिल दांतों के ऊपर की परत को कहते हैं, दांत को नहीं कहते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो कहते हैं भाई कि जो हमारे दांत हैं, ध्यान देना कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो दांत बच्चों 4 प्रकार का है। पहला है कर्तनक, दूसरा है भेदक, अंग्रेजी भी लिखा है बगल में, फिर है अग्र चवर्णक और फिर है चवर्णक। तो दांत तो 4 ही होते हैं। अब काम देख लेते हैं भैया। कर्तनक का काम होता है भोजन को कुतरना या काटना, कतरनक बच्चों काटता है। भेदक का काम होता है भोजन को चीरना बच्चों, है ना, यह भोजन को चीरता है। देखो काटना कुतरना है, एक है बच्चों चीरना पकड़ के। अग्र चवर्णक का काम है यह भोजन को चबाने का काम करता है, और चवर्णक का काम है यह पीसने को काम करता है। ये बच्चों बहुत महीन करने का काम करता है। तो इन दोनों का बेसिकली हम देखें तो ऊपर वाला दोनों जो है ये आप कह सकते हो इसका काम काटना फाड़ना है, काटना फाड़ना दोनों का काम है। और इन दोनों का काम है बच्चों चबाना, चबाना, या आप पीसना कह सकते हो, पीसना इन दोनों का काम है। तो बच्चों अगर ये सवाल लिख पाओगे तो प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजिए। कुछ बच्चे बहुत दुख जाहिर करते हैं कमेंट बॉक्स में, अरे क्यों परेशान रहते हैं आप लोग? जीवन में खुश रहिए। दुख, आप जितना दुख रहेंगे, आपके दुखी रहेंगे, आपके जीवन में दुख बढ़ता जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। तो 4 तरह के दांत होते हैं, है ना। पहला का काम है कुतरना, याद कर लेना बच्चों। पहला है जो कतरनक है वो कुतरेगा, कौसे कतरनक, कौसे कुतरना। भौ से भेदक, भेदक मतलब चीरना, ठीक है ना। तीसरा है चबाना, चौथा है पीसना, ठीक है ना। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, बताओ हमारे अमाशय नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका बताइए। बच्चों पहले ये बताओ कि अमाशय शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, किसको अमाशय कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है तो बता दीजिए कि अमाशय किसको कहा गया है। सर अमाशय किसका नाम है, किसका पर्यायवाची नाम है? सर आप मेरे बच्चे, तो अमाशय किसका नाम है? हाँ बिल्कुल सही कहा है ना बच्चों। ये पेट के लिए प्रयोग हुआ है, जो हमारा पेट शब्द है, पेट, पेट उसके अंदर अम्ल। मेरे बच्चे आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य का जो पेट है, मान लो ये हमारा पेट है, तो पेट के अंदर में एक एक बच्चों प्यारा सा, देखो ऐसे तो बहुत सारे अम्ल होते हैं, लेकिन एक अम्ल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेट के अंदर। वो अम्ल कौन सा है? तो वो अम्ल है बच्चों HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, है ना, इसी का नाम है हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक। तो बच्चों हमारे पेट के अंदर एक अम्ल होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये बच्चों आप लोग में से शायद पता नहीं कितने बच्चों को मालूम है कि ये बच्चों ये जो अम्ल है इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये बच्चों ब्लेड को भी गला सकता है। ब्लेड आप लोग सुने ना, ब्लेड जिससे दाढ़ी बनता है, ब्लेड को भी गला सकता है, ब्लेड को भी गला, ब्लेड को भी गला सकता है। तो अगर मैं ऐसे ही आपको भी बेंच पे खड़ा करके पूछूं कि बताओ हमारे हमारे अमाशय में यानी हमारे पेट में, हमारे पेट में मेरे बच्चे, हमारे पेट में इसकी क्या भूमिका है, तो आप क्या बताओगे मेरे बच्चे? बताओ क्या आपके पास जवाब है? कोई बच्चा बोल सकता है क्या जवाब है? तो मेरे विद्यार्थी जी देखो, पाचन में तो बहुत ज्यादा काम, बहुत मदद करता है, आपको तो बहुत अच्छे से पता ही है। तो याद रखिएगा क्या क्या बोलना है। ध्यान दीजिएगा। अमाशय के जठर ग्रंथि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो पहला याद है ना, पहले पता होना चाहिए कि ये बच्चों पेट में निकलता कहाँ से है। तो पेट में इसका जगह मैंने बता दिया कि भाई ये जठर ग्रंथि से निकलता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को, जो पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन होता है जो निष्क्रिय है, जो कोई काम नहीं कर सकता है,
को पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है। और आप ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन मेरे बच्चों किस पर क्रिया करता है बताओ। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन वसा पर क्रिया करता है, तो बताओ। या फिर क्वेश्चन आता है बच्चों है ना, वसा पर क्रिया कौन करता है, बोलो वसा पर क्रिया कौन करता है, तो वसा पर क्रिया करता है पेप्सिन। तो आप आगे देखेंगे कि आमाशय के जठर रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को, जो कोई काम का पेप्सिनोजेन नहीं होता है, उसको पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है, जो भोजन के अच्छा माफ कीजिए, वसा नहीं रहे, हे भगवान गलत पढ़ा दिए, प्रोटीन होगा, वसा नहीं होगा, माफ करना बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्रोटीन पर, प्रोटीन बच्चों, सॉरी, पॉसे प्रोटीन, ट्रिक मैंने ही बताया था और मैंने ही आज गलती कर दिया, प्रोटीन होगा बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में, मतलब कि छोटे छोटे भाग में पेप्टोन में बदल देती है। यह एक जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है, यानी बहुत सारे जीवाणुओं को मारता है तथा भोजन में उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, उसको नष्ट कर देता है। तो बच्चों बताओ, अब लिख देंगे, अब मुझे दिल बनाकर भेजो। अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि आपके पेट में HCl अम्ल की क्या भूमिका है, तो कहना देखो HCl अम्ल की दो भूमिका है। पहली भूमिका ये है कि HCl अम्ल की वजह से ही जो हमारे पेट में है ना, जो हमारे पेट में है ना पेप्सिनोजेन नामक है ना, पेप्सिनोजेन हमारे पेट में होता है। पेप्सिनोजेन को HCl ही है जो सक्रिय बना देता है, एक्टिव कर देता है हमारे पेट में, और उसको पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। और दूसरा बच्चों, यह बच्चों जीवाणुओं को हमारे पेट में मारता है, जीवाणुओं को मारता है। चलिए आगे बढ़े सर, आज कितना क्वेश्चन है देखो, हम लोग पढ़ेंगे जहां तक कोई, यहाँ देखो बच्चों, पढ़ाई देखो, क्या पढ़ाई कभी बोझ है, मुझे बताओ, पढ़ाई बोझ है, हाँ या ना। नहीं सर बोझ है। क्या पढ़ाई कभी मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है नहीं। तो जिस दिन आप ये समझने लगे कि पढ़ाई बोझ है, पढ़ाई मजबूरी है, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कोई लिमिट नहीं है, हम लोग हंसते हंसते ना, हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे, जितना पढ़ने का मन हो उतना पढ़ेंगे, बच जाएगा तो कल सुबह सुबह पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि बच्चों कल से सुबह सुबह मेरी क्लास शुरू होने वाली है, तो बचेगा तो कल पढ़ लेंगे, है ना। तो ना तो पढ़ाई बोझ है और ना ही पढ़ाई मजबूरी है। तो कभी आप ये मत सोचो कि सर आज इतना क्वेश्चन करना ही करना है, ये सब टेंशन दूर रखो, नहीं होगा तो अगली क्लास में कर लेंगे, क्या हड़बड़ी है, किस बात का डर है। आइए बच्चों, अगला सवाल अब बहुत प्यारा सा है मेरे बच्चे, कि पीत क्या होता है और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। बच्चों आप लोगों को पता होगा पीत के विषय में, हमारे पेट में ना पीत भी निकलता है। आप लोग कभी मछली को काटते हुए देखे होंगे, मछली से पीत निकलता है। पहली बात मुझे ये बताओ कि पीत निकलता कहाँ से है ना? पीत कहाँ से निकलता है? आपको पता होगा कि सर पीत जो है ये लीवर से निकलता है, यकृत से निकलता है, पर जमा कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है, जमा होता है पित्ताशय में। इतना तो आप पीत के बारे में जानते होंगे। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, पीत की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय, तो आप जानते होंगे कि इसकी प्रकृति क्षारीय है, यानी पीत जो होता है ये क्षारीय होता है, यानी इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। तो मेरे बच्चे हम जितना भी पढ़ते हैं, अगर उसमें से आधा भी अगर हमें याद रहता है पेपर में, लिखने में बहुत मजा आता है। तो पीत के विषय में पूछा गया है, आइए देखते हैं पीत के विषय में क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, भाई पूछा गया है कि पीत क्या है और मनुष्य के पाचन में, मनुष्य के पाचन में यानी कि भोजन पचाने में क्या मेरे बच्चे मदद करता है। कहते हैं पीत गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है। क्या यहां तक में कोई डाउट है? नहीं। जिसका पीएच मान 8.9 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लीवर से स्रावित होता है, या मतलब यकृत से निकलता है, स्रावित निकलता है। मनुष्य के पाचन क्रिया में महत्व। अब बच्चों मनुष्य के पाचन क्रिया, पहले मैंने बताया क्या है, यहां पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पीत क्या है, तो पीत बच्चों एक गाढ़ा हरे है ना, गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 8.9 है, लीवर से निकलता है, और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है वो देखना है। तो पहला महत्व देखिए, फर्स्ट महत्व देखिएगा, पीत अम्लीय कायम को समाप्त करके क्षारीय बनाता है। बच्चों अगर आपके पेट के अंदर में ज्यादा अम्लीय हो जाए, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, खट्टा खट्टा ढेकार किसको आता है, खट्टा खट्टा लगता है पेट में, खट्टा खट्टा। तो मेरे बच्चे हमारे पेट के अंदर जो खट्टापन है यानी अम्लीयता है, उसको उसको पीत मारता है।
बच्चों ज्यादा अम्लीयता होने से एसिडिटी हो जाता है, तब हम लोग इनो खाते हैं, है ना, MgOH का Hol2, है ना, तब हम इनो खाते हैं। तो ये पहली बात है, हमारे पेट के अंदर जो अम्लीयतापन है, खट्टापन को कम करता है। दूसरा है पीत के जो लवण है, जैसे सोडियम गलना सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोटोकलेट, भाई साहब क्या क्या नाम है ना, टाटो क्या लिखा है, टाटोकलेट, भोजन के जटिल वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण कर देते हैं, जिससे भोजन के वसा का पाचन हो जाता है। तो दूसरी बात आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वसा के पाचन में मदद करता है। तो पीत का दो महत्वपूर्ण काम बताइए। पहला पहला बच्चों, जो अम्लीय है, बच्चों जो अम्लीय कायम है ना, पीत अम्लीय कायम को समाप्त करके क्षारीय बना देता है। तो पीत जो है हमारे जो मतलब कि कायल मतलब कि जो हमारा भोजन थोड़ा सा घुल जाता है तो वो कायम बन जाता है। तो पहली बात है कि पेट में बच्चों ये अम्लता को कम करता है, और दूसरी बात हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि ये वसा के पाचन में हमें मदद करता है। जैसे कि इसके पहले देख रहे थे HCl, HCl किसके पाचन में मदद कर रहा था, HCl किसके पाचन में मदद कर रहा था, तो HCl बच्चों प्रोटीन के पाचन में मदद कर रहा था। जबकि अगर हम बात करते हैं पीत का, तो पीत मदद करता है बच्चों वसा के पाचन में। तो हो जाएगा, एक बार दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा और खुद से भी लिखना पड़ेगा, खाली वीडियो देखने से होता ही रहे, बताओ नहीं सर, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए गुरुदेव, मैं एक दो बार प्रैक्टिस करके जब खुद से लिखूंगा कि पीत क्या है, इसके कार्य को लिखिए। अगर आप दो कार्य भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलो बढ़ जाए आगे। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 है बच्चों कि पाचक, है ना, एंजाइमों का क्या काम है। अब बच्चों हमारे पेट में बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचक एंजाइमों का क्या काम है, नाम से ही पता चल रहा है पाचक एंजाइम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पौ में आकर चौक, है ना, अरे पौ में आकर चौक पाचक, और बच्चों एंजाइम, ध्यान दीजिएगा, पाचक एंजाइम। क्या पूछा है बच्चों, पाचक एंजाइम। एंजाइम का मतलब समझिए बच्चों, कोई ना कोई, है ना, मतलब क्या समझ सकते हैं, तरल पदार्थ। सिंपली समझिए कि एंजाइम का मतलब है ये तरल पदार्थ है, और पाचक मतलब पचाने वाला, है ना, पचाने वाला, पचाने वाला। तो बच्चों पाचक एंजाइम का अगर एक शब्द में कहना हो, अगर इसका मतलब अगर आपको एक शब्द में कहना हो, तो आप बताइए पाचक एंजाइम एक शब्द में क्या करता होगा, बताओ। जिसका नाम ही पाचक एंजाइम है, हम लोग दुकान में जाते हैं और कहते हैं हमको पाचक चूर्ण दीजिए, क्या करने के लिए, भूख लगने के लिए या पचाने के लिए। ऑप्शन ए भूख लगने के लिए, ऑप्शन बी भोजन को पचाने के लिए, ऑप्शन सी, है ना, भूख मंदा करने के लिए, ऑप्शन डी नींद लाने के लिए। बताइए किसके लिए, तो पाचक एंजाइम है तो भोजन को पचाएगा। सिंपल सी बात है, तो नाम में ही, अधिकांश क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है कि पाचक जो एंजाइम होते हैं उसका क्या काम है। अगर आपसे कोई पूछे, बोर्ड परीक्षा में सवाल आता है पाचक एंजाइम का काम बताइए, तो लिखिएगा, देखिए बाबू लोग, लिखना है कि पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बनाता है। बच्चों आप सोचिए कभी, इतना बड़का, बहुत लोग इतना बड़का जो है कि, है ना, इतना बड़ा बड़ा हम लोग मिठाई खा लेते हैं, बोलो खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ठिकड़ी बलसाही इतना बड़ा बड़ा खा लेते हैं। ठेकवा घर में बनता है ना, इतना बड़ा ठेकवा खा लेते हैं। बहुत लोग तो मांसाहारी भी, मांस भी इतना बड़ा बड़ा खा लेते हैं। क्या आप सोचते हैं उसके बाद हमारे पेट में क्या होता है मेरे बच्चे, क्या उसके बाद भी किसी को काम करना पड़ता है कि नहीं। हम लोग तो खा करके मतलब सो जाते हैं। कभी पचाने के बारे में सोचे हैं कि सर आज हम तो भात दाल खा लिए हैं, अब इसको पचाएंगे कैसे, सोचते हैं कभी, नहीं सोचते हैं। इसको पचाता कौन है, देखिए, तो यही काम है बच्चों पाचक एंजाइम का। हम जो भी खाते हैं, हंसो मत अब, हम जो भी खाते हैं उसको छोटा छोटा भाग में तोड़ता है। तो पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से, ना, रूप से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बनाता है। बड़े बड़े भाग को तोड़ के छोटा छोटा करता है, घुलने से, घुलनशील, ताकि इसका आसानी से पाचन हो सके। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज में बदलना, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको माल्टोज में बदलता है। तो मेरे बच्चे क्या आप लोग मुझसे वादा कीजिए, क्या इस प्रश्न को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो GOD लिखकर भेजिए, गर्दा उड़ा देंगे। GOD GOD GOD, यस सर, यस सर, यस सर। कि पाचक एंजाइम का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि बच्चों
पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से तोड़कर छोटा छोटा बना देते हैं। बच्चों, हमें बोर्ड परीक्षा में कितने सवाल का उत्तर देना है, बोर्ड परीक्षा में कितने बायो के सवाल बनाने हैं? तो ध्यान रहे कि हम लोग कितना भी पढ़ लें, हमें बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 4 का उत्तर देना है। तो आपकी जो हैंडराइटिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए और एकदम स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल है श्वसन की परिभाषा। बच्चों, अब पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है, कांग्रेचुलेशन आप सभी को। दूसरा है श्वसन की परिभाषा। बच्चों बताइए अब श्वसन क्या है? तब आप वेजिटेरियन हो? हाँ बच्चों, आई एम फुल्ली वेजिटेरियन। मैंने पूछा श्वसन की परिभाषा। बच्चों श्वसन, श्वसन की परिभाषा कहते हैं कि सर श्वास लेना श्वसन है? नहीं बच्चों, श्वास लेना श्वसन नहीं है। श्वास लेना तो बच्चों है ना, क्या है? उच्छ्वास है क्या? है ना, उच्छ्वास है शायद, उच्छ्वास है। और श्वास छोड़ना श्वसन है क्या? नहीं बच्चों, श्वास छोड़ना भी श्वसन नहीं है। अरे ये बच्चों प्रश्वास है। तो सर सांस लेना और छोड़ना श्वसन होगा, है ना? श्वास लेना एंड छोड़ना श्वसन होगा? अरे नहीं भैया, इसको तो स्वाछोश्वास है ना, है ना, स्वाछोश्वास कहा जाता है। तो सर ये भी श्वसन नहीं है। तो बताओ श्वसन क्या है? तो श्वसन एक पूरा जटिल प्रक्रिया है बच्चों, श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। देखना इसमें उल्टा तो नहीं हो गया, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वातावरण से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को। उल्टा हो गया क्या इसमें? बताना मुझे उल्टा हो गया तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना? तो मेरे बच्चे सर उल्टा हो गया। अच्छा, तो श्वास लेना प्रश्वास और छोड़ना उच्छ्वास दोनों मिलकर श्वासोच्छ्वास। आ जाओ। तो मेरे विद्यार्थी जी, ये श्वसन एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वातावरण से पहले ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे ब्लड में है ना, वो हमारे बच्चों ब्लड में जाता है। जहां वो मिलता किससे है? वहां वो मिलता है हीमोग्लोबिन से, है ना, हीमोग्लोबिन से मिलता है। और हीमोग्लोबिन फिर इसको लेकर जाता है कहाँ? फिर इसको लेकर जाता है बच्चों हमारे फेफड़ा में। और फेफड़ा में मेरे बच्चे है ना, फेफड़े में पहुंचता है। और फिर वहां पर बच्चों, वहां से फिर प्रोसेस क्या था भाई? हाँ, सांस लेते हैं हम लोग और फिर वो जा करके वो ऑक्सीजन में मिलता है, सॉरी माफ कीजिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिलता है। और हीमोग्लोबिन फिर बच्चों कहाँ जाता है? हमारे है ना, हमारे बच्चों फेफड़े में जाता है ना। और यहाँ बच्चों हमारा क्या होता है, यहाँ से फिर हमारा, यहाँ से पूरा जो पूरा ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर को पहुंचाया जाता है, हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है। और यहीं पर बच्चों फिर एक बन जाता है क्या? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। क्या निकलता है? CO2 यहाँ बन जाता है और फिर उसको शरीर से बाहर भी करना पड़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को श्वसन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने अच्छे से लिखा है बच्चों। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज है ना, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर, जहां ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 H2O एवं है ना, एवं ऊर्जा का निर्माण होता है, एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। ये बच्चों पूरा प्रोसेस है श्वसन का। हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, यस सर हो जाएगा हो जाएगा। श्वसन क्या है? एक पूरा बच्चों प्रोसेस है। श्वसन में हम लोग देखो, एक अगर इसकी आप परिभाषा देखें तो कई परिभाषा आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग बुक में आप अलग अलग भी देख सकते हैं। पर यह भी परिभाषा एक बहुत ही आसान परिभाषा है जो बच्चों प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा लग रहा है कि भाई श्वसन में क्या होता है कि हम पहले ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वो हमारे हमारे बच्चों हमारे अंदर जाकर के, हमारे शरीर के अंदर जाकर के ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है। और ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है? तो बच्चों ग्लूकोज के साथ मिलकर के फिर हमारा बनाता है CO2, फिर H2O और प्लस में ढेर सारा ऊर्जा का निर्माण करता है। यही हमारा श्वसन है। हो जाएगा? यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है बच्चों की श्वसन के बारे में। अब अगला सवाल है, अच्छा यहीं पर मैं अगर पूछ लूं कि बच्चों श्वसन देखा आपने, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होगा? श्वसन के प्रकार आपको पता होगा, शायद वो क्वेश्चन इसमें दिए कि नहीं दिए हैं भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी था। हाँ है। श्वसन कितने प्रकार के हैं? तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं सर, है ना।
यहाँ गलत लिखा था क्या? जल का फार्मूला गलत लिख दिया, H2O। जल का फार्मूला गलत था, H2O है ना। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या लिखा है? श्वसन दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे हम लोग, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो आगे हमारा क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान से देखना बच्चों। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के विषय में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। थोड़ा वेट कीजिए, एक क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन लगाया गया है। बच्चों अगला सवाल है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा बहुत बार पूछा गया सवाल है कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग का नाम बताइए। आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि इन सभी जीव के श्वसन अंग कौन से हैं, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है ना? मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है? सर मनुष्य का श्वसन अंग तो आपको पता ही होगा, मनुष्य का क्या है? फेफड़ा है बच्चों, है ना। नाक नहीं कहना, क्योंकि नाक तो बच्चों एक माध्यम है, मेन श्वसन हमारा फेफड़ा है, मनुष्य का फेफड़ा है, ठीक है ना। जैसे मछली का अगर पूछा जाए तो मछली में क्या होता है? सर मछली में होता है गिल्स। क्या होता है मछली में? गिल्स होता है, जिसको हम लोग क्लोम भी कहते हैं। गिल्स या क्लोम होता है मछली में, गलफड़ा मत कहना, ठीक है। श्वसन अंग पूछा गया तो आप कहेंगे सर मछली का अगर मैं बताऊं, मछली का अगर बताऊं तो मछली का कहना बच्चों क्लोम या गिल्स। केचुआ का त्वचा, केचुआ का जो है ना, ये जो केचुआ देख रहे हैं ना, यही बच्चों किसान का मित्र है। देखिए इसको ध्यान से, कहाँ देखा है आपने? सर इसको जुटकी बोलते हैं, जोंक है ये, है ना। यही बच्चों इसका नाम केचुआ है ना। उभयलिंग जीव है, दोनों तरफ इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग अलग पार्ट है ना। मच्छर, है ना, मच्छर का बच्चों ट्रेकिया, जो उसका श्वास नली होता है, वहीं से सांस लेता है मच्छर। अरे क्या हो गया मेरे बोर्ड में? अच्छा आ गया, ठीक है ना। मच्छर बच्चों ट्रेकिया से, और मनुष्य का फेफड़ा। तो अगर बन जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, या यस गुरुजी लिखकर भेजिए। यस गुरुदेव, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली भावना नहीं है। सवाल नंबर 15 में चलते हैं। श्वसन और दहन में क्या अंतर है? ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फेवरेट है। श्वसन और दहन में क्या अंतर है? मतलब दोनों में दो अंतर पूछा गया है। आपको पता होगा बच्चों कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। देखो श्वसन एक अलग प्रोसेस है बच्चों, यहाँ कोई चीज जलता नहीं है। श्वसन, दहन आप लोग पढ़े होंगे कि बच्चों जब कोई पदार्थ जलकर हमें क्या देता है? जलकर हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब कोई प्रकाश, है ना बच्चों, ये है दहन, दहन। दहन ये बच्चों जलकर प्रकाश और ऊष्मा देता है। तो बच्चों यहाँ कोई चीज जलता है या नहीं? यहाँ कुछ जलता है, यस सर, यहाँ कुछ जलता है। लेकिन क्या श्वसन में कुछ जलता है? श्वसन में कुछ जलता है? तो यहाँ जलता नहीं है, यहाँ कोई भी चीज जलता नहीं है बच्चों। इसमें से अगर हम देखें तो श्वसन धीमा प्रोसेस है कि बहुत जल्दी हो जाता है? तो श्वसन के बारे में अगर हम देखें तो ये धीमा प्रोसेस है, ये धीमा प्रोसेस यानी धीमी प्रक्रिया है बच्चों, है ना। आराम आराम से श्वसन होता है, जबकि दहन ऐसा नहीं होता है। दहन बच्चों तुरंत जल, है ना, तुरंत होता है, फटाफट होता है। तो ये बच्चों ये तेजी प्रोसेस है। इसका प्रोसेस क्या है? इसकी प्रक्रिया तेज प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया तेज है बच्चों। दोनों में कितना अंतर पूछा गया था? दो ही अंतर आपसे पूछा गया था। हो जाएगा, हो जाएगा, बताओ हो जाएगा? चलो बहुत सुंदर। आप देखना चाहो तो मैंने लिख के भी रखा है, पर जो समझा रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करना है बच्चों। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। यह एक नियंत्रित क्रिया है, नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है। मेरे बच्चे यहाँ ताप, है ना, बहुत कम टेम्परेचर पर होता है। ये लिखा है श्वसन के बारे में। दो ही अंतर पूछा है भैया, हमने चार चार लिख दिया है, ये गलत बात है सर। अगला दहन में देखें तो यह एक अजैविक क्रिया है। ये बच्चों अजैविक क्रिया मतलब किसी जीवित चीजों में नहीं होना है। ये तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप रूप में, ना सॉरी, इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलता है। यह एक अनियमित क्रिया है जो उच्च तापकरण पर होता है। तो मुझे लगता है दोनों में बहुत आसानी से आप अंतर लिख दोगे, मुझे पूरा भरोसा है लिख दोगे, ठीक है ना। एक बार मुस्कुरा दो बच्चों, इतने सीरियस होकर क्यों बैठे हो? एक बार मुस्कुरा दो, इतना सीरियस होकर क्यों बैठे हो आप लोग? सर जी सब याद है, आप बस आगे हमें रिवीजन कराते चलिए फटाफट से। हाँ ठीक है बच्चों, मेरा काम है आप लोगों को रिवीजन कराना। मैं बहुत सुकून से, बहुत प्यार से धीरे धीरे रिवीजन कराता चलूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सर एक बार मुस्कुरा दीजिए बस। आप लोग इतना इतना सीरियस होकर बैठेंगे, मुझे डर लग जाएगा, मैं डर जाऊंगा भाई क्या हो गया इन लोगों को, कुछ नहीं बोल रहा है कोई।
थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। हाँ, अगला है बच्चों, किण्वन प्रोसेस क्या है? किण्वन बच्चों पूछा गया, किण्वन क्या है ना? पूछा गया कि किण्वन क्या है, इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। भैया समीकरण लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? ये गलत बात है, समीकरण नहीं लिखे हैं। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ हो पाएगा भाई कि किण्वन क्या है। इस क्वेश्चन को तो आप, इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया है। पूछा है बच्चों किण्वन क्या है, तो आप जानते हैं किण्वन एक जैव रासायनिक, किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक, बच्चों आप देखेंगे जितने भी इस धरती में जीव हैं सबके अंदर में एक चीज है, बच्चों बताओ, एक चीज है वो बच्चों बताओ, वो कौन सा तत्व है जो सबके अंदर में है? सर सबके अंदर में हमने कार्बन चैप्टर में पढ़ा था, इस धरती पर कुछ भी उठा लीजिए आपको एक चीज सब में मिलेगा, वो है कार्बन, और कार्बन है तो वो कार्बनिक यौगिक है। तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है, मतलब जैव रासायनिक मतलब जो जीवित चीज है ना, जैव जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। बच्चों कोई जटिल चीज है और उसको धीरे 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 बच्चों जो है किसी सजीव के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जितना भी जो सड़ता गलता है, जो भी चीज आप सड़ते हुए देखते हैं, सड़ते हुए देखते हैं, जो भी चीज आप गलते हुए देखते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है बताओ? उसको कौन सड़ाता है, कौन गलाता है? आप देखेंगे जो भी चीज सड़ता गलता है ना, उसको सूक्ष्म जीव, बच्चों इसमें बच्चों कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव का हाथ होता है। सूक्ष्म जीव का हाथ नहीं, पैर नहीं, पूरा शरीर होता है। आप कभी मरे हुए कुत्ते को देखे हैं? सर क्या बात कर रहे हैं सर, मरे हुए कुत्ते को, मरे हुए कुत्ते ले लो, गाय बकरी कुछ भी ले लो, उसके अंदर देखना पिल्लू सन सन करता है। सर जी क्या बोल दिया आपने, देखा है आपने? बोलो हाँ या ना। कोई मरा हुआ जीव के अंदर देखो बहुत सारे बच्चों कीड़े मकोड़े होते हैं, और उसको बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ के सरपा कर देते हैं। तो मेरे बच्चे आप देख रहे हो ना, वही बात लिखा गया। किण्वन को आप समझने का प्रयास करो। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। कोई पूछे भैया किण्वन के बारे में समझाओ, कहना देखो भाई किण्वन क्या है ना, किण्वन क्या है ना, किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है और इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जो बहुत जटिल होते हैं सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। जो सूक्ष्म सजीव होते हैं, जो सूक्ष्म सजीव होते हैं उनके द्वारा इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। ये बच्चों आखिर अगला पॉइंट है, इसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, इस पॉइंट की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो पॉइंट आपने 3 पढ़ा है यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यही आपको किण्वन के विषय में लिखना है। अगर हो पाएगा तो दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम लोग प्रयास करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे कि किण्वन एक, हाँ किण्वन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। हो गया। 17 नंबर सवाल पर चलते हैं बच्चों। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखें। मेरे विद्यार्थी जी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में भी आ सकता है कि बच्चों वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखें। मैं यहाँ पर आपको पूछना चाहता हूं बस बच्चों 2-3 बता दो मुझे, कम से कम 2-3 अंतर बता दो वायवीय शोषण में अवायवीय शोषण में। इतने दिनों से आप पढ़ते हो, आपको पता होगा वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर। कम से कम 2 मुझे बता दो। अवायवीय शोषण, सर चलो मैं बताता हूं। पहला अंतर, सबसे पहला कि फर्स्ट वाला जो आप कह रहे हैं वायवीय शोषण, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। फर्स्ट नंबर इसमें चाहिए ऑक्सीजन, तो नंबर 1 हमने लिखा कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पहला उपस्थिति में होता है, और यहाँ मेरे बच्चे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, O2 नहीं चाहिए, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बच्चों यहाँ अधिक ऊर्जा बनती है, यहाँ अधिक ऊर्जा बनती है। या फिर आप ही लिख सकते हैं यह श्वसन 2 चरणों में होता है। यह शोषण 2 चरणों में होता है। 2 चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। यहाँ देखेंगे तो यह शोषण एक ही चरणों में होता है। यह शोषण एक ही चरण में होता है। यह शोषण एक ही चरण में होता है। यह शोषण एक ही चरण में होता है। आपको पता है ना कि बच्चों पहला चरण इसका पहला चरण होता है इसमें कोशिका द्रव में, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 2 चरण इधर होता है, यहाँ सिर्फ एक ही चरण में प्रोसेस पूरा होता है। यहाँ बच्चों अगर हम देखें तो कितनी एटीपी ऊर्जा बताओ?
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 एटीपी ऊर्जा का यहाँ निर्माण होता है। और यहाँ मेरे बच्चे हम देखें तो केवल 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ 38, वहाँ 2। तो बच्चों 3 अंतर तो आपने देख लिए, और बाकी मैं भी पढ़ाऊंगा तो आप देख लोगे। तो मिनिमम 1, 2 और 3 आपसे जब एग्जाम में लिखना पड़ता है तो मिनिमम बच्चों कम से कम हमें 3 अंतर लिखना पड़ता है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए किसी दो के बीच में अंतर लिखने का, तो हमें मिनिमम कितना अंतर लिखना चाहिए। मिनिमम, मैक्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मिनी पूछ रहा हूँ, मिनी। तो मिनी बच्चों कम से कम 3 हमें अंतर देना चाहिए। अब सवाल पूछा भैया दोनों में अंतर बताइए, तो हमने कहा पूरा प्रोसेस लिख दिया बच्चों कि वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला अंतर वायवीय शोषण में मैं बता रहा हूं कि यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो कि थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था। इस शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, पहली बात है बच्चों कि इसमें बच्चों ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 जल का निर्माण होता है। CO2 जल ऊर्जा भी होता है बच्चों, CO2 जल ऊर्जा का निर्माण होता है। 3 चीज। वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। तो देखा आपने 3 हो गया। और वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ये 4 अंतर मैंने बता दिए हैं। अब अवायवीय शोषण में जस्ट इसका उल्टा लिख दीजिएगा। वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में था, ये कहेगा भैया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का यहां पर पूर्ण नहीं, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय शोषण में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में ही होती है। और अवायवीय शोषण में बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। GUD GUD GUD। सर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। सर मुख्य रूप से यही परिभाषा सही है तो रट लें? हाँ बच्चों बिल्कुल सही है, रट लीजिए आप। ठीक है, पर रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आप जब इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार खुद से लिखेंगे, तो वो बेटर होगा। मुझे लग रहा है रटना नहीं चाहिए आपको सवाल को। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्वसन और है ना श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। बच्चों सवाल 18 नंबर है कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। आपको पता है बच्चों कि श्वसन है ना एक अलग प्रोसेस है, श्वासोच्छ्वास एक अलग प्रोसेस है। सांस लेना और छोड़ना ये क्या कहलाता है बच्चों? श्वास लेना और छोड़ना को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। जबकि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वह ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोशिकाओं में ग्लूकोज तक पहुंचता है। ग्लूकोज में उसका बच्चों ग्लूकोज में पहुंचने के बाद वहां कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बच्चों फिर से ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। तो कहते हैं श्वसन एक पूछा है श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। ये हो गया बच्चों श्वसन का। श्वासोच्छ्वास क्या है? मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो बच्चों क्या आप दोनों अंतर लिख पाएंगे? तो प्यारा प्यारा सा एक बार दिल बनाकर मुझे भेजिए कि गुरुदेव हमसे दोनों हो जाएगा। जल्दी प्लीज सब लोग लिखकर भेजो, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर हमसे हो जाएगा। बहुत 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 आसान है, बहुत आसान है, हमसे हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा। यस गुरुजी, बहुत सुंदर है। चलिए, तो श्वसन भी आपने ऊपर पढ़ा था, श्वसन भी आपने ऊपर पढ़ा था, और श्वासोच्छ्वास भी आपने पढ़ा है, तो दोनों को लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अत्यधिक व्यायाम से, ध्यान देना मेरे बच्चे, कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, ऐसा क्यों? बच्चों क्या आप बहुत बार कभी दौड़े हो? कभी बहुत दौड़ ना, कई बार बच्चों है ना आप लंबी रेस लगाए हो? बताओ हाँ या ना। लंबी रेस आपने कभी लगाया है? हाँ सर, आप लंबी रेस लगाए होंगे, तो लगाने के बाद आपके पैर में बहुत दर्द हो गया होगा। आप कभी फुटबॉल खेलने गए होंगे, आप क्रिकेट खेलने गए होंगे, आपके पैर में दर्द हो गया होगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बताओ ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा इसलिए होता है कि जब हम
बहुत तेज दौड़ते हैं, जब बहुत तेज दौड़ते हैं तो हम अच्छे से श्वास नहीं ले पाते हैं। जब हम अच्छे से श्वास नहीं ले पाते हैं तो हमारे शरीर में किसकी कमी होती है बच्चों, बताओ। शरीर में किसकी कमी होती है, कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा। शरीर में कमी किसकी होती है? सर, जब हम ऐसे दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में कमी किसकी होती है? कमी होती है बच्चों ऑक्सीजन की। और बच्चों, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो बच्चों ऑक्सीजन की कमी में हमारा बच्चों वहीं पर होता है अवायवीय शोषण। क्या होता है? वहीं पर अवायवीय शोषण होने लगता है शरीर की कमी से। और बच्चों, अवायवीय शोषण होगा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था एक अम्ल बनता है हमारे शरीर में। बताओ कौन सा अम्ल? तो बच्चों हमारे शरीर में बच्चों लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल जो है, इस अम्ल का निर्माण हो जाता है और जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस होने लगता है। तो बच्चों, हमने लिखा है बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत सुकून से लिखा गया है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन तथा पानी का अभाव हो जाता है। अभाव मतलब कमी। ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, पानी भी कम हो जाता है, जिससे पायरुवेट का विखंडन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। जिससे बच्चों हमारा जो पायरुवेट है, यानी जो पायरुवेट का विखंडन है, वो लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। इसके इसके कारण मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है तथा शरीर में क्रैम्प बनने लगता है। लिख पाएंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव यही क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आए। हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं यही सवाल क्वेश्चन में आए तो गर्दा उड़ा देंगे। GUD बच्चों, ठीक है ना? चलिए, बहुत सुंदर। तो हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हमारे शरीर में बच्चों लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और लैक्टिक अम्ल की वजह से हमें क्या होता है बच्चों? क्रैम्प बनने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है। 20वां नंबर सवाल है बच्चों, जहां पूछा गया है जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। आप सब लोग जानते हैं कि जाइलम का क्या काम है हमारे बच्चों पौधों में, और फ्लोएम का क्या काम है। जल्दी से बताओ, अगर दो अंतर आपको बताना पड़े तो आप क्या बताओगे? जाइलम और फ्लोएम के विषय में आप बताइए, क्या अंतर बताएंगे? कम से कम दो अंतर, क्योंकि इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि जाइलम के अंदर में जाइलम है ना, जाइलम, जाइलम बच्चों एक होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम, है ना? आप सब लोग जानते हैं, है ना? जाइलम और फ्लोएम में क्या होता है? जाइलम मतलब जौ से जल, है ना? तो मेरे विद्यार्थी जी, जाइलम का अर्थ आप लोग समझते हैं कि भैया जाइलम का अर्थ क्या होता है और फ्लोएम का, है ना? ये भी नली है और ये भी बच्चों नली है ना? तो जाइलम का काम किसका, जाइलम किसका परिवहन करता है? सबसे पहले इसकी कोशिका कैसी होती है भैया? इसकी कोशिका मृत होती है। इधर अगर हम देखें तो इसकी कोशिका कैसी होती है बताओ? इसकी कोशिका बताओ भैया, इसकी कोशिका जीवित होती है। नंबर दूसरा है कि बच्चों जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। इसका काम है बच्चों जल का परिवहन करना। और इसका काम क्या है? इसका इसका काम है बच्चों भोजन का। इसका काम है बच्चों भोजन का परिवहन करना। भोजन का परिवहन करना ये फ्लोएम का काम है ना? नंबर तीसरे में चले बच्चों, तो ये जाइलम जो होता है ये बच्चों नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। नीचे से ऊपर की दिशा में कार्य करता है। नीचे से ऊपर की दिशा में कार्य करता है। अगर हम यहाँ बात करें बच्चों तो ये बच्चों ये दोनों दिशा में, दोनों दिशा में कार्य करता है। तो मेरे विद्यार्थी जी, तीन अंतर तो आपने ऐसे ही बता दिया जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में, ठीक है? चलिए, एक विद्यार्थी जी ने पूछा गुरुदेव आपने बुलेट कब खरीदा? मेरे बच्चे कितने दिन हो गए भाई, 2 साल होने चले लगभग। चलो बढ़ जाएंगे। कहाँ देख लिया आपने मुझे बुलेट गाड़ी पे? कब देखा रे? हैं, कब देख लिया? चलो, तो प्यारा सा मेरे विद्यार्थी जी, अगर यहाँ तक ठीक है, एक बार प्यारा सा लाइक कर देना बच्चों। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने पिछली बार गाड़ी कब चलाया है। एक बार प्यारा सा लाइक कर देना मेरे विद्यार्थी जी। सबको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है? एक बार बता दो मुझे जल्दी से, दिल बना करके। समझ में आ रहा है? बताओ। यस। एक बच्चे ने लिखा है गुरुजी फिजिक्स का क्या होगा? आपका परिभाषा भी हार्ड है। अरे नहीं भैया, वो परिभाषा हमारा हार्ड नहीं है, बहुत हल्का हल्का परिभाषा है। नोट्स में बहुत हल्का परिभाषा लिखा है। नोट्स में बहुत हल्का परिभाषा लिखा है। वो तो पता नहीं उस दिन मिस्टेक हो गया, मैंने बोला था आंसर कहाँ से देने का, कोई किताब से आंसर दे दिया, इतना कठिन आंसर था। बायोलॉजी का कैसा लग रहा है आंसर बताओ? बायो का आंसर बताओ थोड़ा सा।
मेरे विद्यार्थी जी, बायोलॉजी, बताओ कैसा लगा आंसर इसका? इसका आंसर कैसा है? बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, इसका आंसर आपको कैसा लग रहा है? मेरे रहते हुए फगुनिया मेरे रहते हुए आप लोगों को कुछ हो जाए ऐसा होने नहीं देंगे हम, ठीक है ना? फिर से पढ़ाएंगे, आसान पढ़ाएंगे। गुरुजी इसका तो बहुत मस्त है। मस्त है सर, हाँ एकदम बच्चों, जो पढ़े हो वही आंसर है। जो आप पढ़े हैं एग्जैक्ट वही आंसर है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे बच्चे, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? दोनों में अंतर पूछा गया है। तो देखो भाई, 3 अंतर मैंने यहाँ भी लिखा है। क्या लिखा है? सबसे पहले, इसकी कोशिका मृत होती है, जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। इसमें जल एवं घुलित खनिज का खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। ये बच्चों हमने बताया जाइलम के बारे में 3 बातें। फ्लोएम में इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तीसरा बच्चों, इसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण नीचे ऊपर की दिशा, दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं में होता है। मुझे लगता है बड़ा प्यार से आपने बना दिया होगा। एक प्यारा सा इमोजी बनाकर भेज दीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 21वें नंबर क्वेश्चन में वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? आप सबको पता है बच्चों, अगर पौधे से, है ना, पौधे का पानी जो पौधे का जल है वो बच्चों वाष्प बन के अगर उड़ जाए तो हम इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कहते हैं गुरुजी, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। समझ गए? या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बच्चों, पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा, किसके द्वारा? जो स्टोमाटा होता है, रंध्रों के द्वारा वाष्प बन के निकलना, वाष्प बन के निकल जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। चलिए, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा। अरे भाई बताओ, यस और नो? वाष्पोत्सर्जन बता देंगे, कहना बच्चों पौधों के जल का या पौधे के जल का पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प बनकर, है ना, या फिर पौधों के जल का वायवीय भागों द्वारा, ठीक है ना, वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सवाल नंबर 21 आपके सामने आता है ना, कि बच्चों स्थानांतरण किसे कहते हैं? भाई यहाँ पर 2 क्वेश्चन था क्या? अरे अरे अरे, क्वेश्चन 2 था बच्चों, वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर। अब स्थानांतरण में क्या होता है? स्थानांतरण पढ़िए। कहते हैं बच्चों स्थानांतरण में क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर बच्चों पानी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चों एक डाल है और यहाँ एक पत्ती है, ध्यान दीजिएगा, पत्ती है मेरे बच्चे। और हम लोग जल कहाँ डालते हैं बताओ? अगर हमें पौधे को पानी पिलाना हो, पौधे को जल देना हो, तो हम लोग कहाँ पर जल देते हैं? बोलो जल्दी से। सर हम लोग जल देते हैं जमीन पर। अब हमने जल यहाँ दिया, अब ये जल प्यारे बच्चों हमने दिया यहाँ और ये जल चढ़ के आ गया यहाँ, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? मतलब कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक अगर कोई पदार्थ पहुंच जाता है तो इसे क्या बोलोगे? सर इसी को तो कहते हैं स्थानांतरण। कहते हैं विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। समझ गए? कि बच्चों अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि मेरे बच्चे की इसमें कोई ठोस चीज जाएगा, नहीं, जो भी जाएगा तो जल घोल के रूप में ही जाता है। पौधे में जो भी भोजन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो वो किस रूप में होता है बच्चों बताओ? ठोस रूप में, ऑप्शन ए ठोस, तरल या गैस रूप में, बताओ किस रूप में बच्चों खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है पौधों में? पौधों में किस रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है? तरल रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रक्त के 2 कार्य बताइए। भैया आपके शरीर में रक्त का 2 काम बताओ। सर पहला काम होता है बच्चों पोषक पदार्थों का परिवहन। जितना भी पोषक पदार्थ आप खाते हैं ये सबको कौन ले जाता है? रक्त ही तो लेकर जाता है। दूसरा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। तो बच्चों रक्त का काम मेनली यही है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो पहला काम हमने बताया कि पोषक पदार्थों का परिवहन करना, और दूसरा रक्त, है ना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये है रक्त का 2 काम। पूछा जाएगा तो बता देना बच्चों। नेक्स्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? मैंने बताया अगर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिल जाए तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। विद्यार्थी जी हमारे रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है।
समझ गए? बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। अगला सवाल है मेरे विद्यार्थी जी, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? विद्यार्थी जी, पौधे जो होते हैं ना, उसमें भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? भैया भोजन के लिए फ्लोएम होता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तकों द्वारा नीचे ऊपर अर्थात दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें। यस, 25 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? बच्चों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा होता है। यहां से बच्चों दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर है ना, लिखते हैं रंध्र के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन हमारा निकल गया मेरे बच्चे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? क्रिया का नाम पूछे तो हम लोग कहते हैं विसरण क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। ये भी आप लोग को पता चल गया। तो बच्चों एक बार प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजिए अगर यहाँ तक मामला ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो चलिए सर, मोटिवेशनल वीडियो नहीं बच्चों, अभी नहीं। 2025 में मैंने बोला था शांत रहकर मेहनत करना है ना, शांत रहकर मेहनत करना है। आपका रिजल्ट है बच्चों, वही आपका शोर मचाएगी, इसलिए शांत रह करके मेहनत कीजिए। ठीक है ना, हल्ला गुल्ला मत कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, धमनी और सीरा में क्या अंतर है? मेरे विद्यार्थी जी, धमनी और सीरा में लिखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। धमनी और सीरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, भाई बताओ धमनी के विषय में और सीरा के विषय में। धमनी किस रक्त का परिवहन करता है, शुद्ध या अशुद्ध? तो सबसे पहली बात है बच्चों, एक तरफ मैं लिखता हूँ धमनी, एक तरफ सीरा। कम से कम 2-3 सवाल का जवाब तो आप दोगे ना। धमनी है ना, धमनी एक तरफ होता है, धमनी एक तरफ होता है सीरा। मेरे बच्चे जल्दी बताओ, धमनी का काम क्या है? कौन से रक्त का लेकर जाने का काम धमनी का है? तो बच्चों कहते हैं इसमें धमनी जो होता है ना, ये मेरे बच्चे ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है ना। शुद्ध रक्त का परिवहन, शुद्ध रक्त का परिवहन किसमें होता है? तो शुद्ध रक्त का परिवहन होता है धमनी के अंदर। मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, जो सीरा होते हैं वो किस रक्त का परिवहन करते हैं? सीरा किस रक्त का परिवहन करते हैं? तो ये मेरे विद्यार्थी जी अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। अशुद्ध रक्त का परिवहन, अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करते हैं? तो अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं सीरा। अब मुझे जल्दी से बताओ कि मेरे बच्चे की धमनी जो होता है ना, धमनी जो होता है, धमनी, हाँ बच्चों इसमें एक अपवाद है, फुफ्फुस धमनी। बच्चों फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी क्या करते हैं? तो फुफ्फुस धमनी बच्चों, धमनी जो होते हैं वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। और यहाँ बच्चों इसका अपवाद है कि फुफ्फुस सीरा जो होते हैं, फुफ्फुस सीरा जो होते हैं, इसका काम होता है बच्चों शुद्ध ना, इसका काम होता है शुद्ध रक्त का परिवहन करना। बाकी बच्चों बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, टाइम ज्यादा हम लोग खराब नहीं करते हैं, सीधा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया मेरे विद्यार्थी जी कि शुद्ध या ऑक्सीजनित, शुद्ध बोलो या ऑक्सीजन मिला हुआ खून बोलो, बात वही है। शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर में, यानी बच्चों अगर हम धमनी का काम देखें तो धमनी का काम क्या है? बीच में बना दीजिए हृदय। दिल बनाने आता है आप लोगों को? वो वाला दिल नहीं जो आजकल के बच्चे बनाते हैं। ये बच्चों दिल नहीं, ये दिल नहीं। तो कौन सा दिल? चलो बच्चों समझाने के लिए मैं यही दिल बना देता हूँ, ये हमारा दिल है। तो दिल से खून को पूरे शरीर में फैलाता कौन है? बच्चों फैलाने का काम है, फैलाने का काम है खून को, ये काम है धमनी का। धमनी क्या करता है? रक्त को पूरे शरीर में फैला देता है। और बच्चों फिर पूरे शरीर से वापस लेकर कौन आता है? पूरे शरीर से फिर बच्चों दिल में वापस लेकर कौन आता है? ये काम सीरा का होता है। तो धमनी का काम है पूरे शरीर में खून को फैलाना, और सीरा का काम है फिर वापस लेकर आना खून को। क्योंकि बच्चों बस आना तो हृदय में ही है ना, धक धक करता है, लाना तो हृदय में ही है। अगला लिखा है मेरे विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा कि धमनी की जो भित्ति है वो लचीला एवं मोटी होती है। धमनी जो नसें होती हैं मेरे बच्चे वो लचीली होती हैं और मोटी होती हैं, है ना। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, ये अपवाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था और यहाँ मैंने लिख दिया। जस्ट इसका उल्टा है बच्चों सीरा। सीरा के विषय में पढ़ेंगे, उनका काम था शुद्ध रक्त, तो सीरा है अशुद्ध या वी ऑक्सीजनित रक्त को संपूर्ण शरीर से हृदय तक लाता है। वो हृदय से शरीर में फैलाता है और ये पूरे शरीर से हृदय में लाता है। सिरा की भित्ति लचीला एवं पतली होती है, मोटी नहीं होती है। ये फुफ्फुस सिरा
जो है फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो मुझे लगता है कि अभी के बाद आपको धीरे ना आपको धमनी और सिरा में कोई अंतर नहीं होता होगा मेरे बच्चे, है ना। मेरे विद्यार्थी जी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, अगर हो जाएगा तो धमनी और सिरा में हो जाएगा तो यस गुरुजी लिखकर भेजिए कि सर धमनी और सिरा में अगर सवाल पूछा जाएगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगला है बच्चों, रक्त और लसिका में क्या अंतर है। क्या पूछा है, रक्त और लसिका में क्या अंतर है। दो चीज है, एक है रक्त, एक है लसिका। बहुत बार ये भी सवाल पूछा गया हमारे एग्जाम में कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है। चलिए बच्चों पहले रक्त के बारे में पढ़ लेते हैं। रक्त लाल रंग का होता है ना। इसमें आरबीसी पाया जाएगा, रक्त में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल पाया जाएगा। रक्त वाहिनी में, है ना, रक्त जो है वाहिनियों में प्रवाहित होता है, वाहिनी मतलब नस में बहता है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो क्या आप रक्त के बारे में जान गए, बोलो हाँ। यस, अब जानते हैं लसिका के बारे में। लसिका ये बच्चों ये लाल नहीं होता है। तो लसिका के बारे में कि लसिका रंगहीन या हल्का पीला होता है। इसमें बच्चों आरबीसी नहीं पाया जाता है। लसिका कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में, लसिका कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में प्रवाहित होता है। और नेक्स्ट है बच्चों, लसिका में रक्त की, है ना, रक्त की, है ना, स्पिकेट प्रोटीन की मात्रा कम होती है। माफ कीजिएगा, लसिका में रक्त की अपेक्षा, माफ कीजिएगा यहाँ अपेक्षा होना चाहिए, रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो क्या आप रक्त और लसिका में अंतर लिखने में सक्षम हैं। अगर आपसे पूछा जाए रक्त और लसिका में क्या अंतर है तो अपनी कॉपी में आप अंतर बनाकर लिखें। दोनों तरफ बॉक्स बनाएं, एक तरफ रक्त के बारे में लिखें, एक तरफ लसिका के बारे में लिखें। हो जाएगा तो प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजिए गुरुदेव, आराम से हो जाएगा, है ना। रक्त बिंबाणु रक्त का द्विगुण परिवहन, है ना मेरे विद्यार्थी जी। रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है बच्चों। रक्त के अंदर दो गुण है, रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है बताइए। सर एक बार तो रक्त पूरे शरीर में जाता है ना। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सर केमिस्ट्री का आसान लेकर आइएगा, कम लेकर आइएगा, ठीक है। पर गुना वाला चिन्ह काहे भेज दिया आप। मुझे बताइए बच्चों कि रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है। द्विगुण बच्चों रक्त में दो गुण है। पहला तो रक्त पूरे शरीर में जाता है, धमनी के माध्यम से पूरे शरीर तक पहुंचता है और फिर पूरे शरीर से हमारे फिर हृदय तक आता है। बच्चों सिर्फ अगर जाता तो हम कहते हैं एक गुण, लेकिन जाकर के फिर वापस भी हृदय तक आता है, इसलिए रक्त में दो गुण पाया जाता है, द्विगुण होता है रक्त। तो रक्त का द्विगुण परिवहन बच्चों, रक्त में द्विगुण परिवहन होता है। क्यों, रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में, देखो पहला चक्र को पूरा करने में हृदय से यानी कि हार्ट से, जो हमारा दिल है, दिल से होकर दो बार गुजरता है। मेरे बच्चे क्या करता है कि ये दिल से होकर दो बार ऐसे गुजरना पड़ता है। एक बार यह शुद्ध और एक बार यह अशुद्ध रहता है। इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। रक्त का परिवहन द्विगुण कहलाता है क्योंकि यह हृदय से दो बार होकर के गुजरता है, एक बार शुद्ध होता है और एक बार अशुद्ध होता है। हो पाएगा तो बताइए मुझे कि सर हो जाएगा। रक्त के द्विगुण परिवहन को हम लोग पढ़ लेंगे, रक्त के द्विगुण परिवहन को हम लोग पढ़ लेंगे कि रक्त परिवहन के चक्र में हृदय से दो बार होकर गुजरता है, एक बार बच्चों शुद्ध रहता है, एक बार अशुद्ध रहता है। अगला सवाल पूछा गया बच्चों कि रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका है। आपको पता है बच्चों कि अगर रक्त हमारा जमता है, कहीं पर भी रक्त गिर जाए तो रक्त क्या बन जाता है, बोलो। वो पानी की तरह नहीं बहता है, कहीं पर भी अगर जमता है तो रक्त थक्का बन जाता है। इसके पीछे क्या कारण है। आखिर हमारे खून में क्या पाया जाता है कि रक्त पानी की तरह नहीं बहता है और ये मेरे बच्चे थक्का बन जाता है। कोई मुझे बता सकते हैं आखिर इसके अंदर ऐसा क्या होता है। तो सर रक्त के अंदर में होता है, रक्त, है ना, रक्त बिंबाणु भी कहते हैं, रक्त बिंबाणु होते हैं या बच्चों प्लेटलेट्स कहते हैं। मेरे विद्यार्थी जी प्लेटलेट्स पाया जाता है हमारे खून में। कई बार आप बीमार पड़ जाते हैं और बीमार होने के बाद आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर साहब को इलाज चेक करवाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं आपके खून का, सर एग्जाम का समय है, एप्लीकेशन से प्रिपेयरिंग का ऑप्शन हटा दीजिए, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रिपेयरिंग का क्या ऑप्शन है एप्लीकेशन में, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि भैया तुम्हारे खून में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो गई है, प्लेटलेट्स तुम्हारे खून में कम हो गया है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है।
तो बच्चों रक्त में जो थक्का बनने का काम करता है वो कौन करता है ना, हमारे प्लेटलेट्स ही करते हैं, जिसको हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं, पट्टिकाणु कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं, पट्टिकाणु भी कह दो, कई जगह आपको बिम्बाणु भी देखने को मिलता है। पूछा गया कि रक्त के जमने में प्लेटलेट्स की क्या भूमिका है, तो बच्चों लिखते हैं कि रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की अहम भूमिका होती है। इसमें इसमें बच्चों है ना थ्रोम्बिन प्लास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बच्चों याद रख पाइएगा, कौन सा प्रोटीन बताओ सर? थ्रोम्बिन प्लास्टिन। बच्चों प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बिन प्लास्टिन। थ्रोम्बिन प्लास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलकर रक्त को जमने में सहायता करता है। तो बच्चों हमारा जो रक्त में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर में पाया जाता है कौन सा? प्लाज्मा के अंदर में होता है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन को बना देता है थ्रोम्बिन, और जब ये थ्रोम्बिन बन जाता है तो फिर भी जम जाता है। तो बच्चों लिखेंगे कि रक्त के जमने में रक्त के जमने में पट्टिकाणु की अहम भूमिका होती है, क्योंकि इसके अंदर में थ्रोम्बिन प्लास्टिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलकर रक्त को जमने में मदद करता है। हो जाएगा बच्चा जी? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर सवाल है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मैंने क्या बोला कि शरीर का जितना कचरा है उसको बाहर कर दो, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। कोई भी जीव है मेरे बच्चे, उसमें अनावश्यक पदार्थ हैं, है ना, तो उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन बच्चों उत्सर्जन कहलाता है ना। या फिर जीवों के शरीर में पाए जाने वाले सभी हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। याद है आपको? बताओ याद है? अपशिष्ट पदार्थ जो हानिकारक पदार्थ है, जैसे बच्चों मूत्र, हमारे शरीर में मूत्र क्या है बताओ? मूत्र को क्या हम लोग रख सकते हैं? नहीं। मूत्र जो हमारे शरीर में है, अब हंसोगे तुम लोग, मूत्र बच्चों हानिकारक पदार्थ है शरीर से, उसका बाहर निकलना जरूरी है। खांसा बच्चों बलगम निकलना जरूरी है ना मेरे बच्चे। जैसे थूक है ना, बहुत सारा लासा मुंह से है ना, ये सब निकलना बहुत जरूरी है, पसीना निकलना जरूरी है, तो इसी को बच्चों कहते हैं उत्सर्जन। अब बच्चों मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थों के मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थों के नाम बताइए। कौन कौन सा पदार्थ है जो मानव में पाया जाता है? तो पहला यूरिया बच्चों जो मूत्र में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं जब मतलब कि बच्चों जब हम सांस लेकर के छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जल वाष्प बच्चों, ये सब चीज है जो हमारे शरीर में, मानव के शरीर में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य में वृक्क का कौन सा काम है? यानी किडनी जो हमारे शरीर में है, किडनी का क्या काम है आप बताइए। मैं आपसे पूछूं बच्चों कि दो ठो क्या ठो किडनी है आपके पास? 2 ठो है। दोनों किडनी थोड़ा दीजिए तो हमको, 1 घंटा के अंदर हम वापस कर देंगे। आप दीजिएगा हमको, बोलो कौन कौन है जो 2 घंटा के लिए हमको अपना अपना किडनी देगा? सर जी आप गुरु जी हैं हमारे, ये सब बात मत बोलिए। किडनी का काम क्या है बच्चों? किडनी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों वृक्क, इसके क्या क्या काम है? सबसे पहला काम ये है सर कि ये इसका काम है मूत्र का निर्माण करना, है ना, मूत्र का निर्माण करना। और नंबर दूसरा है रक्त को बच्चों, रक्त को छानना, शुद्ध नहीं करता, याद रखना, रक्त को छानने का काम करता है किडनी, शुद्ध करता है फेफड़ा। बच्चों शुद्ध करने का काम किसके पास है? तो रक्त को शुद्ध करने का काम है फेफड़ा के पास, फेफड़ा के पास। तो याद रखना मेरे बच्चे कि रक्त को छानना है और मूत्र का निर्माण, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो रक्त को छानने का काम करता है किडनी, और मूत्र का निर्माण करने का काम करता है किडनी। तो मेरे विद्यार्थी जी जानते हैं। 33 नंबर सवाल आपके सामने आता है कि बच्चों ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? बच्चों ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन याद होगा आपको। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन किस में होता है पहले बताओ? ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता किस में है? तो सर मुझे ये नाम सुना सुना लगता है, ये नेफ्रॉन के अंदर होता है, याद होगा आपको। बच्चों कहते हैं कि ग्लोमेरुलर है ना, ग्लोमेरुलस बच्चों छन्नी की तरह कार्य करता है। रक्त के साथ ग्लोमेरुलस में यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि सभी आते हैं। इन सभी को छानकर अलग करना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहलाता है। बच्चों अगर हम देखें तो हमारे रक्त में क्या होता है, हमारे रक्त में अगर हम देखें तो बच्चों बहुत सारे चीज आ जाते हैं, है ना, जिसमें से
यूरिया, यूरिक अम्ल है, ग्लूकोज है, लवण, प्रोटीन सब कुछ है। इसको छान करके अलग करना बच्चों, यही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहलाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों जो हमारे किडनी है इसमें जो वृक्क पाए जाते हैं, सॉरी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का काम ही है बच्चों रक्त को छानना। तो आप समझ गए ना कि बच्चों ग्लोमेरुलस छाना क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन मतलब आप समझते हैं ना, फिल्टर करना, फिल्टर करना बच्चों, यानी कि जो भी हानिकारक चीज उसमें आया है उसको अलग करना। तो रक्त में जब बच्चों रक्त में ये सब चीज आते हैं, रक्त के साथ देखो यहाँ लिखा है ना, रक्त के साथ में ग्लोमेरुलस में यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज ये सब आते हैं बच्चों। ग्लोमेरुलस मैंने बताया था ना ऐसा होता है, ऐसा बच्चों एकदम ऐसा होता है, बोलो हाँ या ना। जब मैंने आपको नेफ्रॉन का चित्र बनाकर दिखाया होगा, यस सर है ना मेरे विद्यार्थी जी, जब मैंने आपको चित्र बनाकर दिखाया होगा तो यस गुरुजी कुछ 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 याद आ रहा है, यस गुरुजी कुछ कुछ तो याद आ रहा है, याद आना चाहिए मेरे विद्यार्थी जी को, कुछ कुछ याद आ रहा है सर, ठीक है ना मेरे विद्यार्थी जी, कुछ कुछ याद आ रहा है। हाँ तो मैंने बताया था कि यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चों रक्त आता है, यहाँ पर बहुत सारा रक्त आता है, और रक्त में से यहीं पर क्या होता है, उन सभी चीजों को छान करके अलग कर दिया जाता है। चलो नेक्स्ट है बच्चों, मानव मूत्र में क्या पूछा है कि मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा बताइए, कि मानव मूत्र में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, उनकी प्रतिशत मात्रा क्या है। सर एक लड़की आपको जीजा जी बोल रही है। बच्चों ये तो होता क्या है ना, अटेंशन, कि भाई सब लोग मेरी ओर ध्यान कैसे अटेंशन करें, इसलिए लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देते हैं। तो बच्चों अब उसके लिए अब हर कोई जिम्मेदार नहीं है बच्चों, अब कोई कोई कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ भी लिख दीजिए, तो उसके पीछे कोई बच्चों हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं होता है। और बच्चों कोई भी क्यों लिखेगा, अब आप समझ सकते हैं, फालतू कोई लिख रहा है वो अलग बात है ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, उनको अटेंशन पाना है, उनको लगेगा कि भाई सबको मेरी ओर देखे, सबको मुझे आकर के, है ना, सबको ऐसा लगता है भाई कि सबको मेरी ओर ध्यान दे, तो इसलिए लोग ऐसा लिखते हैं। और दूसरा इसके पीछे कोई रीजन नहीं होता बाबू, ठीक है ना, इतने भी कोई बकलोल लोग नहीं होते कि जो भाई आकर के कुछ भी लिख देंगे, है ना। आ जाओ, मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा, मानव मूत्र में क्या क्या होता है बताइए। तो मानव मूत्र में जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड रहते हैं। मानव मूत्र में 96% पानी होता है, 2% यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ होता है। आप जानते हैं, एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, ये सर मानव जो मूत्र होता है, हमारा जो मूत्र होता है उसमें जो 96% तो पानी ही होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन किसे कहते हैं। भाई साहब जो रक्त को छानने का काम करे, है ना बच्चों, जो हमारे, जब बच्चों पता है ना कि मनुष्य का किडनी खराब हो जाता है, तो किडनी के जगह पर एक अति विकसित, बहुत ही ज्यादा विकसित एक मशीन लगा देते हैं, एक बहुत ही विकसित बच्चों मशीन लगा देते हैं। सर आपको हम लोग गुस्सा वाला इमोजी भेजकर आपसे कमेंट पढ़वाते हैं, इसलिए आप अनुरोध है कि आप गुस्सा वाला कमेंट ना पढ़ें, ठीक है, गुस्सा वाला कमेंट जो आएगा सब ब्लॉक हो जाएगा। डायलिसिस मशीन किसे कहते हैं मेरे बच्चे, मैंने बताया था कि जब वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित किया जाता है। मैंने बताया है भैया, यहाँ देखो कि जब किडनी नहीं होता है तो किडनी का काम एक मशीन के द्वारा होता है। तो जब वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है, तो इससे डायलिसिस ना, तो इसे बच्चों, तो इसे डायलिसिस मशीन कहा जाता है। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह काम करता है बच्चों। क्या हम इसको बनावटी किडनी कह सकते हैं, बताओ बच्चों, डायलिसिस मशीन को क्या हम बनावटी किडनी कह सकते हैं, बोलो यस और नो, हाँ या ना। यस सर बनावटी किडनी कह सकते हैं, इसलिए बच्चों हम इसे आर्टिफिशियल किडनी यानी कि बच्चों कृत्रिम मशीन कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं, सॉरी, कृत्रिम वृक्क के नाम से हम इन्हें जानते हैं, डायलिसिस मशीन को। अगला सवाल है बच्चों कि डायलिसिस किसे कहते हैं बच्चों, हीमोडायलिसिस या डायलिसिस किसे कहते हैं। तो डायलिसिस किसे कहते हैं, जब मनुष्य के रक्त को शुद्ध करने का काम किसी मशीन के द्वारा किया जाता है तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति का वृक्क कार्य नहीं करता है। तो बच्चों क्या डायलिसिस समझ गए, एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि बच्चों बताइए, अगर आपका किडनी सही है तो क्या आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा,
क्या आप कहेंगे कि रुकिए सर जी, रुकिए रुकिए रुकिए, हम डायलिसिस करा के आते हैं, 1 घंटा रुकिए? क्या आप हमको रुकने कहेंगे? काहे कहेंगे? आपका किडनी ये काम अपने आप कर लेगा। डायलिसिस आप तब कहते हैं जब आपका किडनी अच्छे से काम नहीं करता है, तो आपके खून को बच्चों एक मशीन में डाला जाता है, फिर मशीन से पूरे शरीर में, तो बीच में किडनी का काम जब किसी मशीन के द्वारा होता है तो उसे डायलिसिस कहते हैं। तो जब मनुष्य के रक्त को शुद्ध करने का काम किसी मशीन के द्वारा किया जाता है तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति का वृक्क कार्य नहीं करता है। अगला, पौधे अपना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहते हैं कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो किस रूप में होते हैं? तो कहते हैं बच्चों, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ छाल, है ना, छाल, टेनिन, रेजिन, गोंद एवं लेटेक्स के रूप में निष्कासित करते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इस रूप में बच्चों पौधों से क्या निकलता है? उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। एक बच्चा कितना पैसा भेज रहा है? हैकर है कि रे? हेमंत कुमार, है हैकर है कि बे? इतना पैसा तुम लोग कहाँ से लाता है? हैं? भाई साहब तुरंत कहाँ कहाँ से पैसा लाता है रे? हेकू करता है कि रे? पौध ना, क्या पूछा है मेरे विद्यार्थी जी? पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? तो पौधों में बच्चों उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग तो नहीं होता है, लेकिन उनका उत्सर्जन देखेंगे तो पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ को पत्तियों, छालों, फलों, बीजों के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हो जाएगा? तो बताइए कि बच्चों पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? जैसे मनुष्य के अंदर उत्सर्जन के लिए किडनी होता है, लेकिन बच्चों पौधों में ऐसा नहीं होता है। तो पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है आप लिख देंगे कि पौधों के भी विभिन्न भाग हैं जिससे होता है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश कर गए। तंत्रिका तंत्र का काम बच्चों आपको पता है। तंत्रिका कोशिका, ध्यान दीजिए, ये है तंत्रिका कोशिकाएं। इसका काम है बच्चों मेनली सूचना पहुंचाना। तो जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना इसका काम है। सोचने समझने में सहायता करना इसका काम है। और सांस लेना, हृदय स्पंदन आदि क्रियाओं को संपादित करना तंत्रिका तंत्र का काम होता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों तंत्रिका तंत्र के विषय में लिखें तो आपको यही लिखना है। अगला सवाल है बच्चों, तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है, कैसे काम करता है? तो मेरे बच्चे कहते हैं तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। सूचनाओं के आधार पर यह निर्णय लेते हैं तथा निर्णय को मांसपेशियों तक भेजते हैं। तो बच्चों बताइए कि किसके आधार पर काम करता है हमारा तंत्रिका तंत्र? तो आप कहना सूचनाओं के आधार पर। जैसे कोई सूचना मिला, जैसे मान लो बच्चों कोई लोहा सटा, गर्म लोहा सटा, तुरंत बच्चों शरीर काम करता है कि भैया गर्मी आया है, जल्दी हटाओ हाथ, तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है? तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। सूचनाओं के आधार पर यह निर्णय लेते हैं तथा निर्णय मांसपेशियों तक भेजते हैं, है ना? बढ़ जाए, 41 सवाल पूछा है मेरे बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है? 2 क्वेश्चन है, एक है बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया, एक है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया को समझते हैं, वह क्रिया जिसमें, वह क्रिया है ना, वह क्रिया है जिसे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है तथा यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है। इसके विषय में हम सोच नहीं सकते हैं। तो बच्चों बताओ कौन कौन सी ऐसी क्रिया है जिसको हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे? कौन कौन सी ऐसी क्रिया है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक ना? प्रतिवर्ती क्रिया है मेरे बच्चे, है ना? प्रतिवर्ती क्रिया, सांस, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, क्या हम इसको कंट्रोल करते हैं? नहीं सर, ये बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया है ना? आंखों का फड़कना बच्चों, इस पर हम लोग कंट्रोल थोड़ी करते हैं, ये अपने आप होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप होती हैं, इसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है बच्चों प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो कहते हैं विद्यार्थी जी कि न्यूरॉन में आवेग संचरण एक निश्चित पथ में होता है। जो इसे बच्चों न्यूरॉन होता है ना, तो एक पथ बना है कि कहां से कहां आवेग जाना है। एक बच्चों एक इनका रास्ता बना हुआ है न्यूरॉन का, ठीक है ना, पथ में होता है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और प्रतिवर्ती चाप क्या है। हो जाएगा मेरे विद्यार्थी जी? तो यस लिखकर भेजिए कि यस गुरुजी हो जाएगा, हो जाएगा। एक बार लिखकर भेजो सब लोग फटाफट, क्या प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप हो जाएगा? चलिए अगला सवाल 43 है। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि पादप हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन के नाम लिखें।
अब 2 हार्मोन क्या आपको 5 याद होंगे? तो पादप हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन के नाम लिखें। पादपों की जैविक क्रियाओं के बीच, पादपों की जैविक क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। पादपों की जैविक क्रियाओं के बीच में, पादप मतलब पौधा, पौधों के अंदर जो जैविक क्रिया होता है ना जैसे बच्चों उसमें फूल का आना, पत्ती का आना, उसका बढ़ना, फल का बनना, ये सब जैविक क्रिया है। तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। 2 पादप हार्मोन, एक ऑक्सिन है, दूसरा जिब्रेलिन है ना। इसके अलावे भी आप जानते हैं बहुत सारा, बताइए। इसके अलावे भी आप बहुत सारा लिख सकते हैं। सॉरी सर, आप नहीं सुनते हैं इसलिए गुस्सा वाला इमोजी भेजते हैं। तो हम यहाँ सुनने के लिए आए हैं कि पढ़ाने के लिए आए हैं? आप बताइए क्या करें। अगर आपका बात ही सुनेंगे तो आप बोलिए कि हम सब काम छोड़ करके आप सिर्फ सुनते हैं। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, पादप में प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की दिशा में बढ़ जाना। तो पादप के तने के ऊपरी भाग के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। पौधों का तना प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाता है, जिसके कारण यह उसी दिशा में मुड़ जाता है। तो बच्चों आप आसानी से लिख सकते हैं कि पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो पादप में प्रकाश अनुवर्तन बच्चों प्रकाश की दिशा में, पहले बताना कि प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं किसे। तो पौधे के शीर्ष का प्रकाश की दिशा में बढ़ना या प्रकाश की दिशा में गति करना बच्चों प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पौधे का शीर्ष होता है वो प्रकाश की दिशा में क्या दिखाता है? अनुक्रिया दिखाता है, अनुक्रिया दिखाता है, और वो जिस दिशा में प्रकाश है उसी दिशा में बढ़ जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर लाइट यहाँ है तो बच्चों पौधे इस दिशा में बढ़ गया, लाइट ऊपर में था तो पौधे ऊपर दिशा में जा रहा है। बच्चों यहाँ पर रोशनी है तो ये इस दिशा में बढ़ गया, आप देख सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थी जी, हम आज के लिए इतना ही रखना चाहते हैं। टोटल सवाल की संख्या 90 है। 90 सवाल है बच्चों इसमें। लगभग 90 में से आधा क्वेश्चन हमने कराया है और आधा क्वेश्चन हम आपको किसी और दिन या मॉर्निंग के टाइम पर आपको कराएंगे। तो 90 क्वेश्चन अभी कराया, 90 क्वेश्चन अगले टाइम पर होगा। तो क्या आप, क्योंकि बच्चों एक साथ, क्या आप ये 90 सवाल लगा लोगे? रिजल्ट नहीं आया तो वहां पर भी गुस्सा वाला इमोजी क्यों भेजते हो? गुस्सा वाला इमोजी मुझे पता नहीं चलता है। मेरे विद्यार्थी जी, आप इतना प्रेम करते हो गुरुजी से, फिर भी आप ऐसे गुस्से वाला इमोजी भेजते हो। तो आप लोग मुझसे वादा करो कि सर मैं प्रॉमिस करता हूँ या मैं प्रोमिस करती हूँ कि ये 45 क्वेश्चन को पहले तैयार कर लूंगा अच्छे से। मेरे विद्यार्थी जी, पता है दिक्कत क्या है इसमें से? जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिक्कत ये करते हैं, जो घर पे थोड़ा कम पढ़ते हैं पर यहाँ बच्चों हल्ला बहुत मचाते हैं कि सर ये करा दो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, हल्ला बहुत मचाते हैं। पर बच्चों घर पर थोड़ा कम पढ़ते हैं, थोड़ा घर पे पढ़िए बच्चों। ये क्लास है ना, और बच्चों हमारी जो क्लास होगी नेक्स्ट मॉर्निंग में क्लास होगी बच्चों। नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग में होगी एप्लीकेशन पर, है ना। मॉर्निंग में होगी कितने बजे? 6:30 बजे। सब लोग जुड़े हो ना? नहीं 6:30 नहीं, 6 बजे, सॉरी बच्चों, 6 AM। कल से बच्चों क्लास शुरू हो रहा है, मॉर्निंग दिन में क्लास आपका शुरू हो जाएगा। तो सुबह 6 बजे मिलते हैं हम लोग एप्लीकेशन पर। बच्चों क्लासेस किस एप्लीकेशन पर होती है पता है ना आपको? अब ऐसा मत करना भैया, क्लासेस के लिए टेस्ट वाला ऐप खोल लेना। क्लासेस होती है दिशा ऑनलाइन, बोलो बोलो कमेंट बॉक्स में, दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। पर आज बच्चों टेस्ट किस ऐप पर होने वाला है बताओ? टेस्ट किस ऐप पर होने वाला है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि टेस्ट किस एप्लीकेशन पर होने वाला है। गुरुजी मेरे टेस्ट होने वाला है टेस्ट एप्लीकेशन पर। तो देखते हैं भैया आज कौन कौन पूरा सही उत्तर करता है। तो सबके पास टेस्ट वाला ऐप है ना? ठीक है, अगर आपके पास टेस्ट वाला ऐप नहीं है तो मैं लिंक दे रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो क्योंकि टेस्ट यहीं पर होने वाला है। मेरे विद्यार्थी जी, मैं आपको भेज रहा हूँ लिंक। टेस्ट वाला एप्लीकेशन है ना आपके पास? सर यूट्यूब पर पढ़ा दीजिए। यूट्यूब पर बच्चों भी क्रैश कोर्स वाला ये क्लास है ना। चलिए मैंने भेज दिया लिंक मेरे विद्यार्थी जी। सब लोग या सर्च मारना दिशा ऑनलाइन क्लासेस टेस्ट, है ना। प्ले स्टोर पे जाकर के, प्ले स्टोर पे जाके बच्चों कितने बजे टेस्ट है मैं एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और कल से मैं सोच रहा हूँ दिन में टेस्ट लगाने का, लाइव टेस्ट दिन में लगा के छोड़ दूंगा, आप लोग देते रहना बच्चों। टाइमिंग बताओ पहले, टेस्ट है कितने बजे है? टाइमिंग है बच्चों 9:30 बजे, है ना।
9:30 आपका टेस्ट होने वाला है बच्चों। कहाँ होने वाला है, किस ऐप पर होने वाला है, तो लिखना बच्चों दिशा ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर, दिशा ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। बच्चों किस सेक्शन में होने वाला है बताओ, है ना। 20,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी ने बच्चों, कल देखा आप लोगों ने कि आप लोगों में 20,000 प्लस बच्चों ने टेस्ट दे दिया है। किस बच्चों किस सेगमेंट में होगा, जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाते हो तो कुछ सेगमेंट इस तरह से खुलता है, इस तरह से बच्चों। ये पहला क्विज है, दूसरा टेस्ट सीरीज है। तीसरे वाले ऑप्शन में आना, अगर आप बच्चों लाइव टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 9:30 बजे। ये टेस्ट है ना, लाइव टेस्ट में आना बच्चों। या 9 बजे कर दें क्या संदेश, 9:30 ठीक है ना। लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में आना। अरे मैंने क्या 8:30 लिख दिया क्या यहाँ पर, अरे कुछ गड़बड़ी लिख दिया शायद मैंने, 8:30 लिख दिया। नहीं 9:30 है, ठीक है 9:30 है ना, 9:30 तो बच्चों तीसरे वाले ऑप्शन पे आना। अपने दोस्तों को भी बोलना आने के लिए। ये क्विज 1 में, 2 में, 3 में आना बच्चों, लाइव टेस्ट वाले में आना, हो जाएगा ठीक है। लव यू बाय बच्चों। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कल हम लोग, अगर सुबह हमारा बायोलॉजी हो जाएगा ऐप पर, तो यहाँ पर कल बच्चों केमिस्ट्री होने वाला है। तो आप लोग कल के लिए तैयार रहिएगा, कल हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। कल शाम के 6:30 बजे केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा ठीक है। बाय सबको। नहीं नहीं 9:30 ठीक है, 9:30 ठीक है ना। 9:30 मैंने पहले ही बोल दिया है तो 9:30 ठीक है, ठीक है 9:30 ही ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया ना बच्चों। सब लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को।